उनका एमबीबीएस से लेके अब तक की जो पूरी जर्नी यूके में रही है 2018 में ही मैंने सारे प्लैब्स क्लियर कर लिए और यूके से रजिस्ट्रेशन लेके मैं यहाँ पर आ गया। तो मेरी यूके की जर्नी जो है 2018 से शुरू हुई। नॉर्मली अगर आप डॉक्टर की लाइफ इमेजिन करोगे तो आपको लगेगा कि आप हफ्ते में एटलीस्ट 60 से 70 घंटे काम कर रहे हो। यहाँ पे बिल्कुल ऑपोजिट है। यहाँ पे आपका 50 घंटे से ज्यादा कम रहते हैं। 8 से 9 दिन आपकी छुट्टी रहती है एक महीने में। लैब 1 का करिकुलम जो है वो काफी शॉर्ट है, क्योंकि उसमें आपको यूके आना पड़ेगा, क्योंकि प्लैब 2 सिर्फ यूके में हो। ठीक है, 2700 पाउंड हो गया, 2 सैलरी हो गया पर मंथ का। ये आपके हार्ट माउंट 2700 पाउंड तो आपका आ गया बेसिक सैलरी। इसके ऊपर आपने मान लो 2 एक्स्ट्रा शिफ्ट कर ली तो मतलब 1000 पाउंड और हो गया, मतलब कि 3700 पाउंड हो गया, 3.7 लाख हो गया। हेलो गाइस, माय नेम इज डॉक्टर दीपक आंजना, करंटली डूइंग इंटर्नशिप एट एमजे मेडिकल कॉलेज इंदौर। एंड आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं डॉक्टर शीतांशु से, जो अभी यूके में रेडियोलॉजी की ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में टोटल हम उनकी पूरी जर्नी को देखेंगे कि उनका एमबीबीएस से लेके अब तक की जो पूरी जर्नी यूके में रही है वो कैसी रही है। इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल विथ हिंदी देन प्लीज चेक डिस्क्रिप्शन फॉर लिंक ऑफ डॉक्टर शीतांशु इंस्टाग्राम चैनल एंड आल्सो यूट्यूब चैनल, सो यू कैन फाउंड देयर इंग्लिश वीडियो लिंक्स. So, Dr. Shitanshu, please introduce yourself. हाय एवरीवन, मैं शितांशु कलानी हूँ एंड पहले तो काफ़ी थैंक्स डॉक्टर दीपक को ये सेशन ऑर्गेनाइज करने के लिए। और जस्ट अ बिट इंट्रोडक्शन अपने बारे में। तो मैंने अपना एमबीबीएस नेपाल से किया है। 2011 बैच में ज्वाइन किया था मैंने एंड 2017 में फाइनल ईयर खत्म करके वहीं पे इंटर्नशिप कंप्लीट की मैंने। तो 2018 में मेरी इंटर्नशिप कंप्लीट हुई है। नेपाल का सिस्टम काफी कुछ इंडिया जैसा है, तो वहाँ की इंटर्नशिप भी इंडिया जैसी ही है और मेरे लिए काफी अच्छा था, क्योंकि वहाँ की इंटर्नशिप सीधा यूके में एक्सेप्ट हो गई थी। लेकिन मैंने फिर भी एफएमजी एग्जाम दिया था 2017 में इंटर्नशिप के दौरान ही, क्योंकि मुझे इंडिया का रजिस्ट्रेशन भी चाहिए था। तो 2017 में मैंने इंटर्नशिप कंप्लीट की और तभी मैं सोच चुका था कि मुझे यूके आना है। तो साथ साथ ही मैंने इंग्लिश टेस्ट जो कि IELTS है उसकी तैयारी भी शुरू कर दी थी, और वो मैंने अक्टूबर में देके अपना नेक्स्ट स्टेप जो था वो प्लैब को मैंने बुक कर लिया। और 2018 में ही मैंने सारे प्लैब्स क्लियर कर लिए और यूके से रजिस्ट्रेशन लेके मैं यहाँ पर आ गया। तो मेरी यूके की जर्नी जो है 2018 से शुरू हुई थी। हाँ, थैंक यू सो मच डॉक्टर शीतांशु आज हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए भी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि मतलब कैसे एमबीबीएस के बाद कैसे बाहर जाना है या क्या करना है। मेनली मतलब यूके के बारे में सोच के तो लगता है कि हाँ यार बहुत अच्छी जगह है, बहुत स्कोप है डॉक्टर्स के लिए, बट जब एक प्रोसेस है पूरा इतना कॉम्प्लिकेटेड, वो मतलब जब एक सही गाइडेंस ना मिलने के कारण मतलब बहुत सारे लोग सोचते भी है पर वो पूरा एक प्रोसेस सुन के ही मतलब रुक जाते हैं वहाँ पे। तो मतलब आज हम यही कोशिश करें कि थोड़ा सा उसको थोड़ा सिंप्लीफाई हम कर सके, और जितना लोग डिफिकल्ट उसको समझते हैं वो उनको थोड़ा इजी लगे उस चीज़ में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने जैसे स्टार्टिंग की, आपने कब सोचा था कि आपको यूके जाना है, मतलब कॉलेज डेज में या फिर इंटर्नशिप में, कब आपने सोचा था? तो मैं आई थिंक जब 3rd ईयर में था तब से मैंने सोच लिया था कि मुझे बाहर तो जाना ही है, मुझे इंडिया में अपनी पीजी नहीं करनी है। तो मैं उस टाइम पे ऑप्शंस देख रहा था, यूएस के, यूके, ऑस्ट्रेलिया, सब कुछ मैं देख रहा था, और मैं देख रहा था कहाँ पे ज्यादा अच्छा है, कहाँ पे कम अच्छा है। एंड आई थिंक फाइनली फिर मैंने फाइनल ईयर में डिसाइड कर लिया था कि मैं यूके ही जाऊंगा, क्योंकि सब सारे कंट्रीज को कंपेयर करके मैंने डिसाइड किया कि मेरे लिए यूके सबसे बेस्ट रहेगा। तो फाइनल ईयर में मैंने सोच लिया था, और जैसा मैंने बताया कि फिर मैंने इंटर्नशिप से ही उस पाथ पे तैयारी करना शुरू कर दिया। तो पहले एफएमजी, देन यूके की सारी एग्जाम्स। तो ड्यूरिंग इंटर्नशिप मैंने फिर ये सब कंटिन्यू किया। तो मतलब आपका मेन रीज़न यूके के लिए क्या था? मतलब क्या एक ऐसी चीज़ जो मतलब आपको, मतलब बहुत सारे होते हैं पॉइंट के, मतलब उसके बेसिस पे हम डिसीजन करते हैं कुछ भी, तो आपको जो मेन जो पॉइंट लगे यूके जाने के लिए वो क्या लगे? मेरे लिए 2-3 पॉइंट्स मेन थे। पहला ये कि यहाँ पे जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो काफी रिलैक्स्ड है, वर्किंग आवर्स जो है वो काफी कम है कंपेयर टू कोई भी डेवलप्ड नेशन, या फिर आप इंडिया से भी कंपेयर करें तो। और दूसरा रीजन था कि यहाँ पे पीजी मिलना ज्यादा इजी है बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में। थोड़ा लंबा होता है लेकिन उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मेरे लिए ये था कि मुझे अपनी प्रिफर्ड ब्रांच मिल जाए।
तीसरा ऑप्शन और तीसरा रीजन ये था कि यूके आने के बाद आप बहुत जगह ट्रैवल कर सकते हो। यूरोप से बहुत नजदीक है और बहुत ही सस्ती फ्लाइट्स भी चलती हैं, तो आप इजीली ट्रैवल कर सकते हो। और क्योंकि आपके पास टाइम भी काफी होगा, तो आपके लिए ये ऑप्शन भी बहुत अच्छा है। अच्छा, तो मतलब मेन चीज ये है कि एटलीस्ट वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो बहुत अच्छा है यूके में। बिल्कुल। मतलब जैसे इंडिया में हम देखते हैं और बाकी कंट्रीज में देखते हैं, मतलब डॉक्टर्स के पास बिल्कुल टाइम ही नहीं होता है, उनके पास सब कुछ होता है, बस टाइम नहीं होता हाँ, है। यहाँ पे बिल्कुल अलग है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। जैसे कि नॉर्मली अगर आप डॉक्टर की लाइफ इमेजिन करोगे तो आपको लगेगा कि आप हफ्ते में एटलीस्ट 60 से 70 घंटे काम कर रहे हो। यहाँ पे बिल्कुल ऑपोजिट है। यहाँ पे आपका 50 घंटे से ज्यादा कभी नहीं होता। तो आप यूजुअली एवरेज आपका देखा जाएगा तो 45 टू 48 आवर्स होता है पर वीक। तो आपके पास काफी दिन ऑफ रहते हैं। 8 से 9 दिन आपकी छुट्टी रहती है एक महीने में। तो आपके पास काफी टाइम रहता है अपने लिए। ठीक है। तो डॉक्टर शीतांशु, आपका फैमिली बैकग्राउंड मतलब प्रॉपर इंडिया में कहाँ से है, और मतलब प्रॉपर फैमिली बैकग्राउंड भी आपका डॉक्टर्स वाला ही है या फिर घर में क्या मतलब? तो मेरे फैमिली में मैं पहला डॉक्टर हूँ। आई डोंट थिंक सो मेरे से पहले कोई डॉक्टर बना है। मेरे सारे कजिन्स जो हैं वो इंजीनियर्स हैं। मेरी जो सगी बहन है वो लॉयर है, मतलब उसका लॉ स्कूल इस साल खत्म हो रहा है। मैं हूँ बेसिकली एंसेस्ट्रली मैं राजस्थानी हूँ, लेकिन बॉर्न एंड बॉट अप इन गुजरात। एंड आई थिंक 2-3 जनरेशन से हम गुजरात में ही हैं। एंड जो मेरी मॉम है वो मथुरा उत्तर प्रदेश से हैं। तो काफी मल्टीकल्चरल एनवायरनमेंट है मेरे घर में, लेकिन घर में मैं हिंदी में बात करता हूँ। तो मतलब ये जो बाहर जाने का है वो एक गुजराती नेचर वाला ही है, मतलब जितने सारे गुजराती लोग बाहर ही जाने का सोचते हैं, तो ये वहीं से आया आइडिया? वेल, बिल्कुल आसपास देख के इन्फ्लुएंस तो होते ही हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि मेरे अंदर जो जीन्स हैं राजस्थान के भी हैं, यूपी के भी हैं, वहां से कोई इतना बाहर नहीं जाता, लेकिन बिल्कुल गुजरात से काफी लोग बाहर जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब जैसे हम स्टार्टिंग करते हैं, तो हमें मतलब जितना मुझे अभी तक ये प्रोसेस समझ आया है कि मतलब सबसे पहला जो प्रोसेस है वो हमें इंग्लिश का जो है IELTS या OET जो भी हमें वो क्लियर करना होता है। बिल्कुल। उसके बारे में एक ब्रीफ इन्फो अगर हमें दे सके, मतलब वो कितना डिफिकल्ट होता है और किससे हम इजीली उससे कर सकते हैं क्लियर? तो पहला स्टेप आपका जो है वो आपका इंग्लिश टेस्ट रहेगा। आप कोई भी रूट से यूके आए तो उसमें आपको OET या IELTS दोनों टेस्ट जो है वो एक्सेप्टेड हैं। उसमें जो जहां तक मैंने सुना है, मेरे टाइम पे मैंने सिर्फ IELTS दिया था क्योंकि हमारे टाइम पे OET एक्सेप्टेबल नहीं था, लेकिन पिछले 1-2 साल से OET एक्सेप्टेड है। OET थोड़ा महंगा है, लेकिन जो मैंने सुना है मेरे जूनियर्स वगैरह से, उनके हिसाब से OET थोड़ा ज्यादा इजी है। इजी इसलिए है क्योंकि IELTS जो है वो बिल्कुल जनरल इंग्लिश टेस्ट करता है, तो उसके अंदर आपके जो क्वेश्चंस आएंगे बहुत ही जनरल इंग्लिश वाले क्वेश्चन आएंगे। OET में डिफरेंस ये है कि OET आपको मेडिसिन वाला OET देना होता है, तो उसमें जो क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कि आप कोई कॉन्वर्जेशन पढ़ रहे हैं क्वेश्चन में, तो वो एक डॉक्टर और पेशेंट का कॉन्वर्जेशन होगा कंपेयर टू IELTS जिसमें आपका बिल्कुल जनरल इंग्लिश होगा। तो इसलिए बोलते हैं कि OET ज्यादा इजी है। अच्छा, मतलब ऐसा होता है कि मैं एक प्रैक्टिकली बात पूछता हूँ, जैसे कि मैं प्रॉपर हिंदी मीडियम इंग्लिश स्कूल में पढ़ा हूँ बिल्कुल 12th तक, और मतलब इतनी इंग्लिश मेरी स्ट्रांग नहीं है, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि मतलब अगर इंसान अगर कोशिश करे तो इजीली वो क्लियर कर सकता है ये चीज़? तो अगर आप हिंदी मीडियम में ही पढ़े हैं अभी तक तो थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा आपको, क्योंकि डॉक्टर्स के लिए ये लोग इन्होंने जो बैंड रखे हैं OET और IELTS में वो थोड़े ज्यादा हैं कंपेयर टू इंजीनियर है किसी और को। लेकिन फिर भी आप, क्योंकि इंग्लिश काफी इंपॉर्टेंट है यूके आने के लिए, नॉट जस्ट एग्जाम के लिए, आगे जाके भी, क्योंकि आपका सारा कम्युनिकेशन इंग्लिश में होगा। जो आपकी अगली एग्जाम है उसमें एक प्रैक्टिकल एग्जाम है, उसमें भी आपकी इंग्लिश टेस्ट करेंगे। तो आप अगर चाहें तो, अगर आप इस टाइम पे मेडिकल स्कूल में हैं या इवन आप खत्म भी हो गया हो, तो आप थोड़े अगर 3-4 महीने स्पेंड करें, इंग्लिश को अपनी टोन करें, थोड़ा पॉलिश करें, तो डेफिनेटली ये पॉसिबल है। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे काफी लोग हर स्टेट से मैंने यहाँ पे लोगों को देखा है, और सिर्फ इंडिया ही नहीं और भी काफी कंट्री से लोग आते हैं जिनकी जो इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़े हैं, वो अपने लोकल लैंग्वेजेस में पढ़े हैं, एंड अल्टीमेटली वो प्रैक्टिस के साथ उनकी इंग्लिश अच्छी हो जाती है। मतलब वो इतना बड़ा इशू नहीं, मेरे हिसाब से नहीं है। जी जी जी। तो मतलब ये IELTS साल में कितनी बार होता है, मतलब 2 या 3 बार कुछ होता है? नहीं, IELTS और OET हर महीने होते हैं। ये आपको अभी क्योंकि कोविड चल रहा है तो थोड़ा डिलेज है, लेकिन अगर हम नॉन कोविड टाइम्स की बात करें तो ये हर महीने में 1-2 बार होते हैं ये। ओके ओके।
कि मतलब ये इतना वो नहीं है इजी। और IELTS देने के बाद फिर हम प्लेब 1 की ओर बढ़ सकते हैं, क्योंकि प्लेब 1 में IELTS मतलब IELTS या OET कंपलसरी है, पहले होना हाँ, चाहिए। तो आप कुछ भी जो यूके के जो पाथवे है उसमें आप कुछ भी करेंगे तो आपको स्टेप वाइज करना पड़ेगा। बिना IELTS से OET पास करे आपको वो प्लैब 1 बुक नहीं करने देगा, बिना प्लैब 1 पास करे आपको वो प्लैब 2 बुक नहीं करने देगा। तो आपको एक एक करके करना पड़ेगा सब। ओके। तो ये IELTS क्लियर करने के बाद हमारा जो भी मेडिकल वाला पाथवे वो स्टार्ट होता है? जी हाँ, तो फर्स्ट स्टेप आपका हमेशा इंग्लिश टेस्ट रहेगा। इंग्लिश टेस्ट, तो उसके बाद हमें मतलब कैसे अप्लाई करना है? मतलब जैसे प्लेब 1 का जब जैसे मतलब मैं एक बेसिक से बात करूँ, मतलब जैसे कि लोगों को बिल्कुल इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि मतलब ये क्या होता है क्या नहीं होता है। तो एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन की मतलब अगर जैसे अगर हम प्लेब 1 देना है तो उसके बाद तो उसके लिए क्या मतलब स्टार्टिंग क्या होती है, मतलब कहाँ से स्टार्टिंग करना है? आपकी स्टार्टिंग रहेगी, आपका सबसे पहला स्टेप होगा आप IELTS या OET बुक करिए। आपको जितना भी आपके हिसाब से टाइम लगता है, आप 2-3 महीना लीजिए या 4 महीना लीजिए या 1 महीना लीजिए, डिपेंडिंग ऑन आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है। आप OET और IELTS से एक बार आप पास हो जाते हैं तो आपको तुरंत अपना नेक्स्ट स्टेप जो है वो प्लैब 1 बुक करना है। तो प्लैब 1 को अगर मैं सिंपल टर्म्स में समझाऊं, प्लैब जो एग्जाम है प्लैब 1 और प्लैब 2 ये एक तरह से यूके का FMG है। जैसे आप बाहर से इंडिया आते हैं तो आपको FMG देके इंडिया में रजिस्ट्रेशन लेना होता है। सिमिलरली अगर आपको यूके जाना है तो आपको प्लैब 1 और प्लैब 2 पास करना पड़ेगा यूके में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। तो बहुत ही सिंपल टर्म्स में इसको इक्विवेलेंट मान सकते हैं FMG का। तो आपके 3 स्टेप्स हैं। पहला आपको इंग्लिश टेस्ट पास करना है, फिर आपको प्लैब 1 पास करना है जो कि एक थियरी टेस्ट है। प्लैब 1 इंडिया में भी होता है, पूरी दुनिया में होता है, तो आप इंडिया में भी अपियर कर सकते हैं। मैंने भी प्लैब 1 दिल्ली में दिया था। प्लैब 1 पास हो जाएंगे, जैसा मैंने कहा आपको पहले पास करना पड़ेगा तभी वो आपको अगला स्टेप बुक करने देंगे। तो प्लैब 1 पास होंगे तो प्लैब 2 आपको बुक करने का ऑप्शन आ जाएगा। प्लैब 2 सिर्फ यूके में होता है तो उसके लिए आपको यूके आना पड़ेगा। और फाइनली आप जब प्लैब 2 पास हो जाएंगे तो जैसे कि आप इंडिया में FMG पास करके रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं, वैसे ही प्लैब 2 पास करके आप यूके में जो जनरल मेडिकल काउंसिल है उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है। तो ये जो मतलब प्लेब 1 के लिए इंडिया में भी कोचिंग वगैरह होगी, अगर जो लोग कोचिंग करना चाहते हैं और इन चीज़ों में अगर वो थोड़ा बहुत चाहे तो प्लैब 1 के लिए यूजुअली कोई कोचिंग नहीं लेता है, क्योंकि प्लैब 1 के काफी सारे क्वेश्चन बैंक्स अवेलेबल हैं और प्लैब 1 का करिकुलम जो है वो काफी शॉर्ट है, क्योंकि उसमें सिर्फ क्लिनिकल सब्जेक्ट्स आते हैं। वो सिर्फ मेडिसिन, सर्जरी, ENT, ऑप्थेल्मोलॉजी जो आपके 3rd और 4th ईयर के सब्जेक्ट्स हैं वो टेस्ट करते हैं। वो माइक्रोबायोलॉजी, फिजियोलॉजी ये सब टेस्ट नहीं करते हैं। तो करिकुलम काफी शॉर्ट है। लेकिन आपको लग रहा है आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो जो प्लैब 2 की जो अकेडमीज हैं, जो प्लैब 2 की कोचिंग सेंटर हैं, उसमें से 1-2 हैं जो ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं प्लैब 1 के लिए भी। इंडिया में एज सच एट द मोमेंट मेरे ख्याल से कोई प्लैब 1 की प्रॉपर अकेडमी नहीं है, लेकिन जो प्लैब 2 की अकेडमीज है वही लोग ऑनलाइन कोचिंग लेते हैं प्लैब 1 की भी। लेकिन जनरली जो 3-4 क्वेश्चन बैंक्स है प्लैब 1 के वो काफी रहते हैं आपकी प्लैब 1 की प्रिपरेशन के लिए। मतलब ठीक है। और जैसे ये करने के बाद हम प्लेब 1 क्लियर हो गया अब हमारा, तो प्लेब 1 मतलब इसमें कुछ पासिंग परसेंटेज या कुछ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन टाइप होते हैं? मतलब एग्जाम किस टाइप का होता है? जैसे आपके समय जो आपने एग्जाम दिया था तो वो किस टाइप का एग्जाम था और कितने मार्क्स का एग्जाम? तो जैसा मैंने कहा कि इस एग्जाम में सिर्फ क्लिनिकल सब्जेक्ट्स टेस्ट होते हैं, ठीक है। मेरे टाइम पे 200 क्वेश्चंस आते थे, अब 180 क्वेश्चंस आते हैं। ये एग्जाम काफी क्विक होता है, आपको बहुत जल्दी जल्दी एक क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। आपके पास 1 मिनट से भी कम टाइम होता है एक क्वेश्चन के लिए। और पासिंग परसेंटेज 60 to 70% के बीच में है। आपको सिर्फ पास करना है ये एग्जाम। हर साल पासिंग मार्क चेंज होता है, जैसे FMG में फिक्स है कि 150 आपको लाना है। इसमें कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स आपका कितना स्कोर है उसके हिसाब से होता है। जैसे मैंने जब मेरे टाइम पे दिया था तो पासिंग स्कोर कुछ था 122 आउट ऑफ 200। तो ये चेंज होता रहता है, कभी कभी अगर एग्जाम डिफिकल्ट आ गया तो पासिंग मार्क कम हो जाएगा, 110 हो जाएगा। तो आपको सिर्फ पास करना है और कुछ नहीं करना है। जैसे कि आप FMG में एग्जाम देके 150 भी अगर कोई नेगेटिव मार्किंग और भी कोई नहीं है? नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। आप एक बार पास हो गए तो आप आगे जा सकते हैं। आपका ये स्कोर कोई कभी भी नहीं पूछने वाला, क्योंकि आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए ये एग्जाम देना है। ओके। तो ये हमारा प्लेब 1 हो चुका है। अब जैसे प्लेब 1 जैसे हम क्लियर करते हैं उसके बाद प्लेब 2 के लिए जो हमें अप्लाई करना है तो फिर से मतलब क्या प्रोसेस है उसका पूरा? तो जैसा मैंने कहा, और आपका क्या प्रोसेस था, आपका क्या एक्सपीरियंस था? प्लैब 2 के लिए आपको यूके आना पड़ेगा, क्योंकि प्लैब 2 सिर्फ यूके में होता है, ठीक है। और उसके लिए आपको विजिट वीजा लेना पड़ेगा। तो नॉर्मली जो टूरिज्म करने भी आते हैं वो भी विजिट वीजा लेके ही आते हैं। तो प्लैब 2 भी आपको विजिट वीजा पे आना है। तो आपका एक बार प्लैब 1 पास हो गया
तो आपको प्लैब 2 बुक करना पड़ेगा और वही बुकिंग कंफर्मेशन आपको वीजा ऑफिस में दिखाने पड़ेगी जब आप वीजा के लिए अप्लाई करेंगे। जैसे कोई भी वीजा के लिए अप्लाई करते हैं किसी भी कंट्री के लिए, सिमिलरली आपको यूके के वीजा के लिए अप्लाई करना है ऑन द बेसिस कि आप यहाँ पे प्लैब 2 देने आ रहे हो। और प्लैब 2 के लिए आपको कोचिंग करनी पड़ेगी क्योंकि प्लैब 2 इज अ प्रैक्टिकल एग्जाम एंड आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ का सिस्टम कैसा है। तो वो कोचिंग में हर चीज समझा देते हैं और किस तरह के आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो जैसे मैं एग्जांपल दूं, प्लैब 2 में आपका एक पेशेंट होगा जो कि एक एक्टर है और आप डॉक्टर हैं, आपको जाके उसके साथ एक तरह से जैसे आप केस देख रहे हैं वैसे उससे करना है बात, और साथ में एक एग्जामिनर बैठा होगा। ओके। तो इस तरह से 18 स्टेशंस होते थे मेरे टाइम पे। आजकल इन्होंने कम कर दिए बिकॉज ऑफ कोविड। तो इस तरह की एग्जाम है ये, इट्स अ प्रैक्टिकल एग्जाम। अगर आपका क्लिनिक्स वीक भी है तो इट डजेंट मैटर क्योंकि इस एग्जाम में आपका कम्युनिकेशन स्टाइल ज्यादा चेक कर रहे हैं। ये सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि आप किस तरह से बात कर रहे हैं पेशेंट से और आप एक सेफ डॉक्टर हैं या नहीं। अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि क्या चल रहा है तो आप बोल सकते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन हम आगे इन्वेस्टिगेट करेंगे। वो सिर्फ आपका कम्युनिकेशन देखना चाहते हैं। ठीक है। तो जैसा मैंने कहा आपको प्लैब 2 के लिए कोचिंग लेने पड़ेगी और कोचिंग में वो सब कुछ सिखा देते हैं आपको। तो आइडियली आपको कोचिंग करने के 2 महीने बाद एग्जाम देनी चाहिए। तो जैसे अगर मान लो आप कोचिंग लेने आए, कोचिंग होती है 15 से 20 दिन की। उसके बाद आप अपना ग्रुप्स ढूंढ लीजिए, आप अपने दोस्तों के साथ या किसी के साथ भी आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। आप 2 महीना प्रैक्टिस कीजिए और उसके बाद आप एग्जाम दे दीजिए। तो आपको एग्जाम इसी तरह से बुक करनी चाहिए क्योंकि जैसे ही आपका प्लैब 1 का रिजल्ट आएगा आपका प्लैब 2 का बुकिंग सेक्शन खुल जाएगा। तो आपको एक टाइमलाइन बनानी पड़ेगी कि मैं इस टाइम में इस मंथ में यूके जाऊंगा। जैसे कि मैं जून में यूके आया था और मैंने जुलाई एंड के लिए एग्जाम बुक करके रखी थी, तो मुझे पता था मुझे 1.5 महीना चाहिए प्रैक्टिस के लिए। तो इस तरह से आपको टाइमलाइन एक सेटअप करना पड़ेगा। और विजिट वीजा आपको बाय डिफॉल्ट 6 महीने का मिलता है। तो ये सारी चीजें एक साथ हो सकती है। ओके ओके। तो मतलब वीजा वैसे अगर प्लैब 2 एग्जाम पर्पस से हो तो उसको इजीली मिल जाता होगा वीजा? हाँ, अनलेस कोई आपके प्रॉब्लम है उसमें, आपने कुछ बैंक अकाउंट में सही से कुछ दिखाया नहीं है तो प्रॉब्लम्स होती है। लेकिन अगर आपका एप्लीकेशन क्लियर है, कोई इश्यू नहीं है तो इजीली मिल जाता है। इजीली मिल जाता है। तो ये तो रहा मतलब प्लैब 2 तक का जो सफर है। मतलब प्लैब 2 के लिए वहां पर मतलब जैसे बहुत सारी कंट्री से लोग आते होंगे, तो मतलब यूके में बहुत सारी कोचिंग और इन चीजों की और होती है। कोई अगर मतलब 1-2 कोई अच्छी अगर कोई हो कोचिंग वगैरह आपने कौन सी अटेंड करी थी? तो 4-5 अकेडमीज हैं एंड सबका पासिंग रेट सेम है। आपको सिर्फ ये चूज करना है आप किस सिटी में रहना चाहते हैं। तो 2-3 अकेडमीज लंदन में है, 2-3 अकेडमीज मैनचेस्टर में है। मैंने मैनचेस्टर में अकेडमी सिलेक्ट की थी क्योंकि मैनचेस्टर सस्ता है लंदन से। अगर आप लंदन में रहेंगे तो आपका जो लिविंग कॉस्ट है, क्योंकि आप 2-3 महीना रहने वाले हैं वहां पे, तो आपका लिविंग कॉस्ट थोड़ा बढ़ जाएगा, रेंट भी बढ़ जाएगा, खाना पीना भी उसका जो प्राइसेज है वो बढ़ जाएगा। तो मैंने मैनचेस्टर चूज किया था क्योंकि लिविंग कॉस्ट कम था और मेरे जो काफी जो प्लैब 1 के फ्रेंड्स थे, जो मेरा ग्रुप था, वो भी मैनचेस्टर ही जा रहे थे। लेकिन जैसा मैंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कोई भी एकेडमी चूज करिए, सबका पासिंग रेट सेम। सब अपनी वेबसाइट पे लिखेंगे कि हमारा सबसे ज्यादा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कोई भी एकेडमी चूज करें, आपको सिर्फ ये सिलेक्ट करना है कि आपको लंदन रहना है कि मैनचेस्टर रहना है। तो ये एग्जाम कहाँ पे होता है? दोनों जगह होता है या फिर सिर्फ मैनचेस्टर में होता है? तो एग्जाम आजकल दोनों जगह होता है, नॉट प्रॉपर लंदन, लंदन से थोड़ा बाहर होता है एग्जाम। जैसे कैम्ब्रिज एक शहर है, वहां पे होता है। तो कैम्ब्रिज इज लाइक 1-1.5 घंटा लंदन से। लेकिन मैनचेस्टर प्रॉपर मैनचेस्टर में होता है। मेरे टाइम पे सिर्फ मैनचेस्टर में एग्जाम होता था क्योंकि जो मेडिकल काउंसिल है उसका हेडक्वार्टर मैनचेस्टर में है, तो वो प्रॉपर मैनचेस्टर सिटी सेंटर में होता है। ठीक है, मतलब ये हो गया सारा यहाँ तक। मतलब तो ये प्लैब 2 तक हम पहुंच गए। मतलब प्लैब 2 के बाद जैसे अगर हम प्लैब 2 क्लियर करते हैं तो उसके बाद का प्रोसेस है मतलब जीएमसी में रजिस्ट्रेशन करना। बिल्कुल। तो आपका प्रोसेस आपका कैसा रहा? तो मेरा जैसा मैंने कहा था कि मैंने नेपाल से इंटर्नशिप की थी, तो मेरी ऑलरेडी एक्सेप्टेड थी इंटर्नशिप इंडिया में भी और यूके में भी। तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था। आपको अपना प्लैब 2 सर्टिफिकेट लेके जाना था और अपने आईडी वगैरह जो पासपोर्ट वगैरह वो लेके जाने थे और बस वो लोग वहां पे चेक करते हैं एंड आपको वो कुछ वहीं पे अप्रूव कर देते हैं और रजिस्ट्रेशन आपको वहीं के वहीं मिल जाता है। आजकल कोविड के चक्कर में ये प्रोसेस ऑनलाइन भी हो गया है तो थोड़ा ज्यादा इजी रहता है। मेन चीज वो देखते हैं आपकी इंटर्नशिप, कि आपकी इंटर्नशिप वैलिड है या नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने वेबसाइट पे दे रखा है कि किस तरह की इंटर्नशिप होनी चाहिए। एंड एक ब्रीफ मेंशन कर देता हूँ, इंटर्नशिप में वो बस ये चाहते हैं कि आपने 3 महीने सर्जरी और 3 महीने मेडिसिन में काम करा हो और आपकी 12 मंथ्स की पूरी इंटर्नशिप है। बस वो ये देखना चाहते हैं। अगर आप इंटर्नशिप सर्टिफिकेट देखेंगे तो हो सकता है जैसे मेरे सर्टिफिकेट में था कि मैंने 2 महीना मेडिसिन में किया था, 2 महीना सर्जरी में किया था।
लेकिन आपने एनेस्थीसिया, ऑर्थोपीडिक्स, ऑप्थेल्मोलॉजी ये सब सर्जरी के अंदर इंक्लूड होगा। तो इस तरह अगर आप जोड़ेंगे तो 3 महीना हो ही जाएगा। तो हमारी इंटर्नशिप इसलिए वैलिड थी। तो बस वो इंटर्नशिप सर्टिफिकेट चेक करते हैं, उसको मैच करते हैं उनके क्राइटेरिया से। अगर वो मैच होती है तो वो रजिस्ट्रेशन दे देते हैं, क्योंकि आपकी एग्जाम्स ऑलरेडी क्लियर हो चुकी हैं। ठीक है। तो मतलब जैसे जो हमारा जो एक यहाँ का कैरिकुलम है इंटर्नशिप का इंडिया में और नेपाल में, और मतलब जो भी जहाँ पे अलाउड है, मतलब वो कैरिकुलम उसी के हिसाब से है कि आपका इंटर्नशिप पे वैलिड हो अगर जाएगा। आपने मतलब पूरे इंडिया में सबसे इंडिया में अगर आपने इंटर्नशिप की है तो वो जीएमसी के अकॉर्डिंग होगी, वो वैलिड है। होगी, वैलिड है वो चीज़ें। ठीक है। मतलब अब एक थोड़ा सा ब्रीफ में, मतलब हमने यहाँ तक की स्टेप फॉलो जो पूरा प्रोसेस देखा, मतलब ये स्टेप बाय स्टेप कितना एक्सपेंसेस आता है, मतलब IELTS का एक्सपेंसेस से लेके जीएमसी तक का जो एक्सपेंसेस था। तो आपका टोटल एक्सपेंस अराउंड 5 to 6 लाख इंडियन रुपीज हो जाएगा। और 5 to 6 लाख में आपका सारा एग्जाम का फीस हो गया, उसमें आपका रिटर्न फ्लाइट टिकट्स हो गया, उसमें आपका वीजा का फीस हो गया, और उसमें आपका यूके में आके रहने का फीस हो गया, और आपका कोचिंग का भी फीस हो गया, लैब 2 की कोचिंग का फीस। तो टोटल मिला के 5 to 6 लाख रुपीज हो जाता है। ठीक है। और जब आप वीजा के लिए अप्लाई करते हैं तब आपको बैंक स्टेटमेंट, बैंक अकाउंट में भी इतना ही दिखाना होता है, अराउंड 7 to 8 लाख रुपीज। तो आप चाहें तो आप अपने मॉम डैड को भी एज ए स्पॉन्सर यूज कर सकते हैं। मेरे मॉम डैड ने स्पॉन्सर किया था, क्योंकि आई वॉज नॉट वर्किंग उस टाइम पर, तो वो भी एक्सेप्टेबल है। तो टोटल खर्चा आपका रहेगा 5 to 6 लाख, विच इज नॉट मच। आप कंपेयर करें अगर कोई दूसरे कंट्रीज से भी, बाहर कहीं पे भी आप जाएंगे 5 से 6 लाख आपका खर्चा हो ही जाएगा। लेकिन आप जैसे ही काम करना शुरू करेंगे आपको वो इजीली 2-3 महीने में रिकवर हो जाएगा। मतलब ये इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। पर अब जैसे कि अभी तक हम सारी मतलब पॉजिटिव बातें कर रहे हैं, मतलब कि पास 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 पास, मतलब जैसे प्लेब 1 का है, मतलब प्लेब 1 का आदमी मतलब इजीली पास कर सकता है। तो अगर आप देखें कि 60 से 70% पासिंग रेट है, तो वो काफी अच्छा पासिंग रेट है अगर देखा जाए तो आप थोड़ी भी अगर मेहनत करें, अगर अच्छे से प्रिपेयर करें, तो बहुत ज्यादा चांसेस है। 60-70% पासिंग रेट काफी होता है। लैब 2 का भी पासिंग रेट 60-70% होता है। और क्योंकि ये क्वालिफाइंग एग्जाम है, जैसा मैंने कहा, ये रजिस्ट्रेशन एग्जाम है, इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा, तो इसलिए वो इस एग्जाम को ज्यादा टफ रख नहीं सकते, क्योंकि वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स पास हो और रजिस्टर हो जाए। तो मतलब जो प्लेब 2 में अगर फेल हो जाता है तो फिर उसको 3 महीने बाद वापस से एग्जाम, तो वो फिर पर्सनल चॉइस है। अगर आपको लगता है कि आप 1 महीने में वापस थोड़ा प्रिपेयर करके दे सकते हैं। सबसे मेन प्रॉब्लम है डेट मिलना, क्योंकि अगर आप फेल होते हैं तो डेट मिलना इज अ बिग प्रॉब्लम, क्योंकि आपको हो सकता है नेक्स्ट 1-2 महीने की डेट ना मिले, तो आपको 3-4 महीने बाद की डेट मिले। तो अगर डेट मिल जाती है तो आप फटाफट आप अपनी प्रिपरेशन चालू रखें, क्योंकि आपने प्रिपेयर तो किया ही था। हो सकता है कुछ गलती की हो एग्जाम में, इसलिए आप फेल हुए हो। लेकिन ऑब्वियस है कि 30 से 40% लोग फेल होते भी हैं, तो वो लोग वापस देंगे एग्जाम। तो कोई भी एग्जाम की तरह कि अगर आप फेल हो रहे हैं तो आपको वो एग्जाम वापस देने पड़ेगी। ठीक है। मतलब ये जो था हमारा यहाँ तक का पूरा प्लेब 2 तक, मतलब प्लेब 2 जब आप क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद का हमें, मतलब जैसे जीएमसी रजिस्ट्रेशन हमने करवा लिया, अब एक तो वहाँ का जो पूरा यूके का जो एक पूरा सिस्टम है एनएचएस का, वो एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो हम मतलब उसमें सिर्फ एक बेसिक चीज़ों के बारे में देखेंगे। मतलब हमारा मेन मकसद है कि जो एमबीबीएस के बाद जाने वाले लोग हैं, तो जैसा कि मैंने आपके भी वीडियोस में देखा, और मतलब कि वहाँ का जो इंटर्नशिप कल्चर है, वहाँ पे 2 साल की इंटर्नशिप होती है, और जो इंडिया से लोग जाते हैं उनको वहाँ पर सेकेंड ईयर में एडमिशन होता है, मतलब जो भी उसको बोलते हैं जो प्रोसेस FY1 और FY2 में जो होता है। तो बहुत अगर बेसिक में मैं बात करूँ तो जैसा कि तो यहाँ पे जैसे कोई जो ब्रिटिश स्टूडेंट है, तो उनके लिए एक तरह से 2 साल की इंटर्नशिप होती है। पहला ईयर उनको FY1 बोलते हैं, दूसरा ईयर FY2 बोलते हैं। और हम जो इंटर्नशिप इंडिया में करते हैं वो FY1 की जैसे हो गई। तो इसलिए जब हम यूके आते हैं तो हम सेकेंड ईयर इंटर्नशिप है उस लेवल पे हम ज्वाइन करते हैं। हम इंटर्नशिप ज्वाइन नहीं कर रहे, लेकिन हम उस लेवल पे ज्वाइन कर रहे हैं। तो बहुत सिंपल टर्म्स में अगर मैं एक्सप्लेन करूं कि जैसे अगर आपने FMG क्लियर कर लिया और आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट हो चुकी है इंडिया में, और सिर्फ इंडियन स्टूडेंट की बात करते हैं, कोई इंडियन स्टूडेंट है, उसने अपना MBBS पास कर लिया है और लेट से उसे नीट पीजी में नहीं मिला रैंक, तो वो एज अ JR काम कर रहा है कोई हॉस्पिटल में, एज अ जूनियर रेसिडेंट या एज अ मेडिकल ऑफिसर। तो उसी लेवल पे हम यूके में काम करेंगे। जैसे ही हमारा लैब एग्जाम क्लियर हो जाएगा, हम रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, तो हम यूके में जो हमारा पहला जॉब होगा वो एज अ जूनियर रेसिडेंट, एज अ मेडिकल ऑफिसर होगा इंडिया जैसा। ओके, उसको FY2 और उसका जो लेवल होगा वो FY2 लेवल पे हम काम करेंगे। जी
ओके। मतलब एक ये था थोड़ा इसमें वो एक क्वेश्चन की मतलब जीएमसी रजिस्ट्रेशन के बाद हमको वर्क वीजा पे आना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें वापस इंडिया जाना पड़ेगा? तो फर्स्ट वर्क वीजा जो आपका है वो आपको इंडिया से इश्यू होगा। उसके बाद जब बाद में अब यूके में अगर आप जॉब्स चेंज करते रहेंगे तो सब्सिक्वेंट जो भी आपके वीजास हैं वो यूके से इश्यू हो जाएंगे, पासपोर्ट भी आपका यूके से रिन्यू हो जाएगा, लेकिन जो फर्स्ट वर्क वीजा है उसके लिए आपको इंडिया आना पड़ेगा। ओके ओके ओके, ठीक है। तो इस वर्क वीजा की कितनी फीस होती थी आपके टाइम पर? वर्क वीजा की फीस मेरे टाइम पे अराउंड 460 पाउंड्स थी, और उसके ऊपर हमें एक पर ईयर 400 पाउंड्स का हेल्थ सरचार्ज भी भरना पड़ता था। वो हेल्थ सरचार्ज इन्होंने हटा दिया है Okay. और इन्होंने वर्क वीजा की फीस अब 240 पाउंड्स कर दी है। तो सिर्फ आपको 240 पाउंड्स पे करना है Okay. वर्क वीजा के लिए। ओके, ठीक है। तो अब जैसे हम FY2 की तक पहुंच गए, FY2 मतलब क्या काम क्या करना पड़ता है? मतलब मुझे थोड़ा सा उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है अभी तक। तो काम आपका डिपेंड करता है, Hospital से आपका क्या experience तो काम आपका डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में हो, किस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो। तो जब मैं यहाँ पे आया था तो मैंने मेडिसिन डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था, एंड मेडिसिन डिपार्टमेंट में मेरा काम होता था कि सुबह आपको, या अगर आप नॉर्मल डे पे हो, स्टैंडर्ड डे यहाँ पे होता है 8:30 टू 5 o'clock, ठीक है। तो 8:30 टू 5 o'clock ही अगर आप काम कर रहे हो तो सुबह आप कंसल्टेंट के साथ वार्ड राउंड पे जाएंगे, और वार्ड राउंड के बाद आप फिर उसके बाद जो भी पेशेंट के आउटस्टैंडिंग काम होंगे कि आपको उसका ये रिक्वेस्ट करना है, स्कैन रिक्वेस्ट करना है, या किसी से डिस्कस करना है, आप ये सब करेंगे। दूसरा आपका जो मेन काम होता है वो होता है नए पेशेंट्स को देखना। तो आप उसमें जब पेशेंट देखने जाते हैं तो एक पेशेंट देखने में यहाँ पे अराउंड 30 टू 40 मिनट्स लगते हैं, क्योंकि पेपर वर्क जो होता है वो अराउंड 20 मिनट ले लेता है। आपको जो पेपर वर्क मतलब आप जो भी लिखेंगे, हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, आपका प्लान और आपका जो भी रिक्वेस्ट करना है, ये सब करना है, वो 20 मिनट लगते हैं, और अराउंड 20 मिनट आपको पेशेंट देखने में लगेंगे। तो मेन काम आपका ये है कि जो भी नया पेशेंट आया है उसको आपका हिस्ट्री लेना है, और उसके लिए आपको एक मैनेजमेंट प्लान बनाना है। उसके बाद जब आप प्लान बना देंगे, इनिशियल प्लान बना देंगे, कुछ देर बाद वो कंसल्टेंट आपका जो है वो भी उसे देखेगा पेशेंट को, और अगर उसे कुछ लगेगा कि ऐड करना है तो वो ऐड कर देगा, और साथ साथ आपको सिखा भी देगा क्योंकि आपने क्या मिस करा है और आपको क्या क्या करना चाहिए इस पेशेंट में। तो इस तरह से टीचिंग भी आपकी चलती रहती है। तो मेन काम है आपका पेशेंट देखना, और साथ साथ आपको जो भी उस पेशेंट के इन्वेस्टिगेशन या स्कैन रिक्वेस्ट करने हैं वो भी करना है। तो ये आपका एक नॉर्मल डे जॉब। मतलब अगर हम इंडिया के हिसाब से देखें तो जो पीजी फर्स्ट ईयर होता है लगभग वो काम है। हाँ, एक तरह से आप वो बोल सकते हैं, क्योंकि काफी लोगों को ये लगता है कि और इसके लिए मतलब हमें काफी लोगों को ये बोलता है कि आप पेशेंट नहीं देखते, आपसे पेपर वर्क कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप काफी पेशेंट्स देखते हैं यहाँ पे, और खासकर अगर आप अब जैसे आप इमरजेंसी डिपार्टमेंट में अगर काम कर रहे हैं तो आपका तो सिर्फ मेन काम पेशेंट देखना ही है। बहुत सारे पेशेंट देखने पड़ेंगे आपको, और जैसा मैंने कहा पेपर वर्क होता है और थोड़ा लेंथी होता है, क्योंकि यहाँ पे हर चीज आपको लिखनी पड़ती है। अगर आपने नहीं लिखी और कल के दिन कुछ कोर्ट में हो गया तो आपको पूछेंगे आपने क्यों नहीं लिखा था, तो इसलिए पेपर वर्क जरूरी है। लेकिन आपको पेशेंट देखना है और बहुत सारे पेशेंट देखने पड़ते हैं। ओके ओके, मतलब ये जो हमें अप्लाई करना है वो मतलब जैसे जीएमसी रजिस्ट्रेशन के बाद वो इंडिया आके जब हम वर्क वीजा अप्लाई कर रहे हैं, ये जॉब हमें तभी अप्लाई करनी है या फिर यूके में आके अप्लाई करना होती है? तो जॉब के लिए आप जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन होता है आप तुरंत जॉब अप्लाई करना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो जैसे ये हम जो जॉब की बात कर रहे हैं, जैसा मैंने कहा कि ये एक तरह से मेडिकल ऑफिसर वाला जॉब है। आपको एक बार रजिस्ट्रेशन मिल गया उसके बाद तो ये आपको जॉब जो है पूरे साल में कभी भी मिल सकता है, ठीक है। तो इसके लिए एक वेबसाइट है, यहाँ पे जो हॉस्पिटल होते हैं उन्हें एनएचएस बोलते हैं, एनएचएस हॉस्पिटल्स हैं, उनकी खुद की वेबसाइट है, और उस वेबसाइट पे सारे जॉब्स एडवर्टाइज होते हैं। तो आपको वो जॉब पे क्लिक करना है, ऑनलाइन फॉर्म भरना है, और फिर आपको वेट करना है। तो आपको अराउंड 100 से 150 जॉब्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको 10-15 इंटरव्यू कॉल्स आएंगे। तो इंटरव्यू मोस्टली ऑनलाइन होते हैं, स्काइप या जूम पे, और इंटरव्यू छोटा सा होता है, 15-20 मिनट का इंटरव्यू होता है, एंड फाइनली फिर वो लोग जिसका सबसे अच्छा स्कोर होता है इंटरव्यू में उसे जॉब ऑफर कर देते हैं। ओके, और फिर जो ऑफर के बेसिस पे फिर हमें वर्क वीजा। हाँ, और फिर जिस हॉस्पिटल में आपको जॉब मिला है वो आपको स्पॉन्सर करेगा आपके वर्क वीजा के लिए। ओके, तो ये जो पूरा था सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ तक मुझे पूरा समझ आ गया सिस्टम पूरा। अब जैसे कि ये हमने FY2 और FY2 हम जब एक साल पूरा काम कर रहे हैं, अब वहाँ पे जो सिस्टम है एक तो जीपी वाला और जो एक क्लिनिकल ट्रेनिंग वाला, जो एक स्पेशलिटी ट्रेनिंग वाला, कोर ट्रेनिंग एंड स्पेशलिटी ट्रेनिंग, जिसको हम ST1, ST2 और CT1 और 3 लेवल तक, उसका एक थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो कॉम्प्लेक्स यहाँ का स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लेक्स इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कोई सेंट्रल एग्जाम नहीं है। जैसे इंडिया में एक नीट पीजी एग्जाम है, उसके रैंक पे आपको डिफरेंट ब्रांचेस मिल जाती है। यहाँ पे ऐसा है कि हर ब्रांच का अपना खुद का एग्जाम है, खुद का इंटरव्यू स्ट्रक्चर है।
तो आपको मान लो अगर 4 ब्रांच के लिए अप्लाई करना है, आपको डिसाइड करना है आपको क्या करना है, आपको मेडिसिन भी करना है, आपको रेडियोलॉजी भी करना है, आपको पीडियाट्रिक्स भी करना है, तो आपको 3 इंटरव्यू देने पड़ेंगे। कोई एक सेंट्रल एग्जाम नहीं है, इसलिए इतना कॉम्प्लिकेटेड है सिस्टम। लेकिन सबसे पहले मैं थोड़ा सा एक हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में बता देता हूं, तो उससे ये समझ आ जाएगा कि जीपीज क्या करते हैं। तो जीपी जो है यहाँ पे दो चीजें होती हैं। एक हो गया आपका हॉस्पिटल और एक हो गया आपका कम्युनिटी में एक जीपी प्रैक्टिस। एक तरह से वो छोटा सा क्लिनिक है, मतलब छोटा बोलने की बात है, बड़े क्लिनिक्स भी होते हैं। तो सिस्टम जीपी जो है, जनरल प्रैक्टिशनर जिसे बोलते हैं, वो भी एक तरह का, वो भी डॉक्टर है, उसने भी अपनी कंप्लीट करी है ट्रेनिंग, और फिर उसके बाद 3 साल की एक जीपी ट्रेनिंग होती है स्पेशली, तो वो कंप्लीट करके वो एक जीपी बना है। अब डिफरेंस क्या होता है हॉस्पिटल में और इसमें जीपी में? तो हॉस्पिटल में अब ऑब्वियसली जो जीपी कम्युनिटी में बैठा है, तो कोई भी जो नॉन अर्जेंट प्रॉब्लम्स होती हैं उसके लिए आप जीपी के पास जा सकते हो। तो जैसे कि मान लो आपको नॉर्मल, मैं हर जगह ये एग्जांपल देता हूं कि मान लो आपको कुछ आंखों में प्रॉब्लम हो रही है या कानों में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन वो इमरजेंसी नहीं है, तो आप जीपी से मिल सकते हैं, उसका अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर उसे लगता है कि वो सॉल्व कर सकता है इस प्रॉब्लम को, तो वो आपको वहीं पे देख के और आपको कुछ प्रिस्क्राइब कर देगा और आपको घर भेज देगा। अगर उसे लगता है कि इसे आगे इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा या किसी स्पेशलिस्ट यानी कि ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट या ईएनटी सर्जन को दिखाना पड़ेगा, तो वो आपको हॉस्पिटल रेफर करेगा। तो उसका काम ये है। आपको अर्जेंट एडवाइस भी चाहिए तो वो अर्जेंट एडवाइस भी देगा। जैसे कि मान लो आपका एक्सीडेंट हो गया है या कुछ भी हो गया है, तो वो आपको देखने आ सकता है और वो डिसाइड करेगा कि आपको आगे जरूरत है या नहीं हॉस्पिटल जाने की। तो ये एडवाइस भी वो देते हैं। ठीक। और हॉस्पिटल ऑब्वियसली मतलब जी, तो मतलब जिसे जो जीपी ट्रेनिंग है, मतलब जिसे F52 हमने जब क्लियर किया था, वो एक नॉर्मल एमबीबीएस लेवल बोल सकते हो। हाँ, तो जो ट्रेनिंग है, तो यहाँ पे ऐसा है कि जब आप फर्स्ट जॉब जब आप लेते हैं, वो जैसा कि मैंने कहा कि जैसा जो पहला जॉब है आपका, वो एज गुड एज आपका जो जेआर या मेडिकल ऑफिसर वाला जॉब होता है इंडिया में, वैसा है। तो वो आपके ऊपर है कि आप कब तक वो जॉब करना चाहते हैं। अगर आप चाहें तो आप 6 महीने बाद भी वो जॉब छोड़ सकते हैं, और आप चाहे तो आप उसमें 2-3 साल तक भी काम कर सकते हैं। लेकिन आपको जॉब तब तक करना पड़ेगा जब तक आप कोई प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम में नहीं आते। ट्रेनिंग, यहाँ पे पीजी को ट्रेनिंग प्रोग्राम बोलते हैं। तो जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, जो पीजी हैं, उसकी एप्लीकेशन जो है वो नवंबर में खुलती है। तो जैसे कि मान लो मैंने जनवरी में पहला अपना जॉब ज्वाइन किया, तो उस टाइम पे मैं कुछ भी नहीं कर सकता था इस जॉब के अलावा, क्योंकि जो अगला राउंड था पीजी का, जो अगले अगस्त का जो राउंड था पीजी का, उसकी एप्लीकेशन नवंबर में खुलती थी। मैं जनवरी में आया था, तो मतलब इस साल की, मैं जनवरी 2019 में आया था, तो उस साल की जो एप्लीकेशन थी वो बंद हो चुकी थी। तो मैं 2019 का जो अगस्त से जो शुरू होता है ट्रेनिंग प्रोग्राम, उसके लिए एलिजिबल नहीं था। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन था, अगस्त 2020 की ट्रेनिंग के लिए मैं एलिजिबल था। तो नवंबर में एप्लीकेशन खुलती है, आप नवंबर में अप्लाई करें, जनवरी फरवरी में इंटरव्यूज होंगे और मार्च में आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरह से रहता है। तो डिपेंड करता है आप ज्वाइन कब कर रहे हो। अगर आप जनवरी फरवरी में ज्वाइन कर रहे हो, तो मतलब आप अगले साल के अगस्त के पीजी के लिए एलिजिबल हो गए। अगर आप मान लो कि आप अगस्त या सितंबर में ही आ गए हो, तो आप अगले अगस्त वाले के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे, क्योंकि आपके पास टाइम है अभी भी। तो आपको वो वेट करना पड़ेगा, आप किस उस टाइमलाइन में कहां फिट होते हैं उसके हिसाब से होगा। तो जैसा मैंने कहा, अगर आपकी मर्जी, अगर मान लो आपको नहीं मिला, जैसे कि मैंने फर्स्ट टाइम रेडियोलॉजी अप्लाई किया था जनवरी 2019 में मैं आया था, और नवंबर 2019 में फर्स्ट एप्लीकेशन मैंने अप्लाई की थी रेडियोलॉजी के लिए, और साथ ही में मैंने एज अ बैकअप जीपी ट्रेनिंग के लिए भी अप्लाई किया था, क्योंकि रेडियोलॉजी में घुसना टफ होता है, तो एक बैकअप रख। जीपी ट्रेनिंग में कोई एग्जाम होती है या फिर इंटरव्यू बेसिस पे होता है जीपी ट्रेनिंग? तो यहाँ पे ऐसा है कि मेडिसिन और सर्जरी के लिए कोई एग्जाम नहीं होती। मेडिसिन, अगर आप मेडिसिन ट्रेनिंग और सर्जरी ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका सिर्फ इंटरव्यू होगा और आपका वो सीवी देखेंगे। तो यहाँ पे 1/3 जो आपका स्कोर होता है यूजुअली, फाइनल आपका जो टोटल स्कोर बनता है रैंक के लिए, उसमें आपका 1/3 तो सीवी हो गया, ठीक है। बाकी का आपका होता है इंटरव्यू प्रोसेस। तो मेडिसिन और सर्जरी में कोई इंटरव्यू नहीं होता। इसके अलावा जितनी भी ब्रांच है, आप रेडियोलॉजी हो कि जीपी हो कि ऑब्सकाइनी हो, पीडियाट्रिक्स हो, इन सब के लिए कॉमन एग्जाम होता है। पर ये एग्जाम अगेन एग्जाम एक ही होगा, लेकिन नॉट लाइक आवर नीट पीजी। इसमें एग्जाम में एग्जाम सेम होगा, लेकिन उनका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो डिफरेंट होगा। तो जैसे कि अगर रेडियोलॉजी है, अब रेडियोलॉजी में बहुत कम सीट्स होती हैं, तो वो क्या करते हैं उस एग्जाम में, उस एग्जाम में जितने लोग टॉप 500 या टॉप 600 में थे, सिर्फ उन लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। जीपी में डिफरेंट है। जीपी में ऐसा है कि जीपी में टॉप 4000 को बुला लेंगे मे बी, या टॉप 2000 को बुला लेंगे, क्योंकि सीट ज्यादा है।
तो ये एग्जाम कॉमन है, Seats are- लेकिन हर स्पेशलिटी अपने हिसाब से उसे यूज करेगी इस एग्जाम को कि किसे इंटरव्यू में बुलाना है, किसे नहीं बुलाना है। अल्टीमेटली फाइनल स्टेप हर चीज का इंटरव्यू होगा। तो मेडिसिन और सर्जरी में सिर्फ इंटरव्यू होगा, लेकिन अगर आप जीपी या कोई दूसरी स्पेशलिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये एग्जाम देने पड़ेगी। और इस एग्जाम का एक मिनिमम कट ऑफ स्कोर होगा हर स्पेशलिटी का, कि रेडियोलॉजी का इतना है 480 है, जीपी का 420 है, ऑप्स का इन्हीं का 450 है, इस तरह से रहेगा। और ये जीपी वाले जो कोर्स है वो 3 साल का एक जीपी। तो सबसे छोटा जो यहाँ पे कोर्स है वो है जीपी का, वो है 3 साल का। उसका सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज, पहले मैं एडवांटेज बता देता हूँ, क्योंकि काफी लोगों को लगता है कि 3 साल का कोर्स है एंड जीपी क्योंकि हॉस्पिटल में काम नहीं करते, वो क्लिनिक में करते हैं, वो इतना नहीं कमाते होंगे। लेकिन जो जीपीज की जो पे होती है, इट इज एज गुड एज अ हॉस्पिटल कंसल्टेंट, वो उतना ही कमाते हैं। और वो कोई वीकेंड काम नहीं करते, वो नाइट्स नहीं करते, तो काफी रिलैक्स जॉब रहता है उनका वर्किंग आवर्स देखे तो। लेकिन इसलिए सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि आप वापस इंडिया नहीं आ सकते, क्योंकि इंडिया में जीपी सिस्टम है नहीं। तो अगर आप इंडिया आप रिटर्न होते हैं तो आप सिर्फ एक एमबीबीएस रह जाएंगे फिर। ओके ओके, ठीक है। तो मतलब और जो स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग मतलब एक पूरा प्रोसेस जो यूके का है, मतलब वो जब तक आप उसके लिए पूरा सीरियस नहीं होते हैं कि हाँ मुझे करना ही है, तब तक वो आपको समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि आपको कोई आप एक घंटे या 2 घंटे के इंटरव्यू में किसी से आप पूरा उसका डिस्कशन भी नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। उसके लिए आपको बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ेगी, बहुत सारी रिसर्च की जरूरत है उसमें। हम जो एक आइडिया दे रहे हैं, एक बेसिक आइडिया, ताकि आपका उस एग्जाम को लेकर थॉट चेंज हो। जो आप सोचते हैं करे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है या हम लोग बिल्कुल भी नहीं कर सकते, मतलब तो जैसे कि हम सोचते हैं कि यार हमारा इंडिया में ही मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन नहीं हुआ था, हमने एफएमजी किया और उसके बाद हमारा क्या ही होगा। तो वो ऐसा नहीं है, मतलब सितांशु हमारे सामने है, मतलब इनका भी पहले नीट में नहीं हुआ, इंडिया में इन्होंने नहीं किया, फिर नेपाल में जाके किया, पर अब ये सक्सेसफुली यूके में कर रहे हैं। तो वो कोई इशू नहीं, मतलब उसको आप इजी समझे, इतना डिफिकल्ट उसको समझने की जरूरत नहीं है। ये मेन जो मुद्दे की बात ये है। और उसके बाद मतलब जैसे अगर हम जीपी और ये सब हमारा हो चुका है, मतलब एक अगर कोई इंसान पीजी अगर नहीं करना चाहता है वहाँ पर, अगर जैसे इन केस हम बोलें कि नेगेटिव व्यू में भी अगर हम सोचें कि मतलब किसी का अगर पीजी में नहीं होता है वहाँ पे जो भी है स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग वगैरह कोर्सेस है, तो वो जो ये जॉब्स है हॉस्पिटल वाली जो FI2 के बाद वाली FI2 उस लेवल तक में आदमी कब तक जॉब कर सकता है? ये आपके ऊपर है, ये आपके ऊपर है कि आप कितने भी साल तक इसी तरह जॉब करते हो। यहाँ पे इसको कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है। यहाँ पे काफी सारे लोग हैं जो मैं मतलब 60 साल और 70 साल के लोग भी देखे हैं मैंने मेरे साथ, जो आज तक कंसल्टेंट नहीं बने, लेकिन वो इतने साल से काम कर रहे हैं, तो उनका जो पे है, उनकी जो सैलरी है वो ऑलमोस्ट कंसल्टेंट जितनी हो गई है। तो काफी लोग जानबूझ के कंसल्टेंट नहीं भी बनते, क्योंकि उनको सैलरी उतनी ही मिल रही है और कंसल्टेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं मिल रही है। तो काफी लोग करते हैं ये चीज, लेकिन अगर आप ट्रेनिंग में जाना चाहते हैं तो आपको कभी ना कभी मिल जाएगी। अगर मैं आपको सिंपल एग्जाम्पल दूं, क्योंकि मैं खुद रेडियोलॉजी शुरू करने वाला हूं अभी अगस्त में, तो सिर्फ रेडियोलॉजी की बात करता हूं, क्योंकि इंडिया में आज के दिन वन ऑफ द मोस्ट कम्पिटेटिव फील्ड है और यहाँ पे भी काफी कम्पिटेटिव है। लेकिन अगर मैं कंपटीशन की बात करूं तो यहाँ पे मैं आपको सिंपल बता देता हूं कि कितने लोग थे यहाँ पे जो रेडियोलॉजी में अप्लाई कर रहे थे, और आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कंपटीशन रेशियो क्या था। तो मैंने जब इस बार एग्जाम दी है रेडियोलॉजी में, जब मैंने एप्लीकेशन अप्लाई किया है, तो टोटल 1670 लोग थे, 1670। ठीक है, इतने एप्लीकेंट्स थे, इतने लोगों ने अप्लाई किया, सिर्फ फॉर्म भरा कि हमें रेडियोलॉजी करना है। टोटल जो सीट्स थी वो थी 350, 350 सीट्स थी। तो अराउंड 1700 एप्लीकेंट्स और 350 सीट, मतलब एक सीट के लिए 4 लोग। अगर आप कंपेयर करें इस रेशियो को, कंपटीशन रेशियो को किसी भी कंट्री के साथ, इतना कम रेशियो कहीं नहीं होगा। इंडिया में आप इमेजिन कर सकते हैं अराउंड 1.5 लाख से ज्यादा लोग नीट पीजी दे रहे हैं, और अगर आपको रेडियोलॉजी गवर्नमेंट सीट चाहिए तो आपको टॉप 1000 में रैंक, मतलब 3 डिजिट रैंक चाहिए होगा आपको। ठीक है, तो इंडिया का कंपटीशन रेशियो आप डायरेक्टली कंपेयर कर लीजिए। सिर्फ एक पोस्ट के लिए सिर्फ 4 लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो मुझे पहली बार में नहीं मिला, लेकिन दूसरी बार में आराम से मिल गया। तो अगर आप प्रिपेयर करें अच्छे से तो इजीली मिल जाएगा। तो ये तो सिर्फ रेडियोलॉजी की बात हुई। बाकी जो ट्रेनिंग है, जैसे मेडिसिन ट्रेनिंग की अगर बात करते हैं, मेडिसिन ट्रेनिंग में अराउंड 1500 सीट्स थी और अप्लाई करने वाले थे अराउंड 3000, मतलब एक पोस्ट के लिए 2 लोग। तो अगर आप इमेजिन करें, खुद अगर आप मैथ्स करें अभी, तो आप देख सकते हैं कि कितना कम है कंपटीशन रेशियो। तो ये मैंने बहुत पहले इसलिए स्टार्टिंग में कहा था कि यहाँ पे पीजी मिलना काफी इजी है कंपेयर टू एनी अदर कंट्री। काफी इजी है यहाँ पे, मतलब ऑब्वियसली आप जो कम्पीट कर रहे होंगे जिन लोगों से, वो भी आपकी तरह मेहनत करके यहाँ तक आए हैं।
तो वो भी आगे मेहनत करेंगे, तो आपका कंपटीशन उन लोगों लेवल से, थोड़ा सा हाई रहेगा, हाँ, बट नंबर में कम, नंबर ऑफ पीपल बहुत कम रहे, Chances चांसेस ज्यादा। आपके ज्यादा रहेंगे। हम्म। तो ठीक है, मतलब जितना ये पूरा प्रोसेस हमारा यहाँ तक का, तो मतलब एक पढ़ाई से रिलेटेड प्रोसेस तो यहाँ तक का हमारा था ही। उसके बाद का प्रोसेस तो ऐसा है कि आपको पूरी रिसर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं उनके हर टॉपिक पे एक एक दो घंटे के वीडियो बन सकते हैं। बिल्कुल। मतलब वो तो पूरा एक डिटेल प्रोसेस अलग हो जाता है, क्योंकि यहाँ कोई सेंट्रल तो एग्जाम ये नहीं पूरा है। प्रोसेस, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, कोई सेंट्रल हाँ, एग्जाम नहीं है। आपको चूज करना है कि आपको वही। मेडिसिन करना है, आपको सर्जन बनना है, और आपको उस पाथ में घुसना पड़ेगा। उसकी हर एक चीज का अलग इंटरव्यू है, तो इसलिए वो इतना कॉम्प्लेक्स है, ठीक। लेकिन डिफिकल्ट नहीं है। मतलब एक हम बेसिक सैलरी के बारे में 1-2 मिनट हम डिस्कस कर लेते हैं। मतलब बेसिक सैलरी जो है वो FY2 लेवल से लेकर जो भी आपकी रेडियोलॉजी चालू होने वाली वहां तक का एक बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? तो यहाँ पे सैलरी जो होती है वो डिपेंड करती है कि आप कितने नंबर ऑफ नाइट्स या कितने नंबर ऑफ वीकेंड काम कर रहे हैं। तो जैसे कि आप जो फर्स्ट जॉब अपना शुरू करेंगे यूके में, तो मोस्ट लाइकली आप नाइट्स और वीकेंड करेंगे उस जॉब में, ठीक है। तो आपकी सैलरी अराउंड होगी 2700 से 2800 पाउंड, ठीक है। ये आपकी टेक होम पे होगी। टेक होम पे मतलब सब कुछ टैक्स वगैरह कट के आपके हाथ में 2700 पाउंड आएगा, ठीक है। 2700 पाउंड हो गया 2.7 लाख। आज के दिन 1 पाउंड इज ऑलमोस्ट 103 रुपीज। तो 2.7 लाख आपका सैलरी हो गया पर मंथ का। ये आपके हाथ में आ रहा है, सब कुछ टैक्स वगैरह कट के। इसमें से आपका अराउंड 500 से 600 पाउंड रेंट में चला जाएगा, ठीक है, मतलब 50 से 60 हजार। ठीक है। 100-200 पाउंड आपका यूटिलिटी बिल, लाइट बिल, गैस बिल, आपका काउंसिल टैक्स वगैरह। उसके ऊपर फिर 100-200 पाउंड आपका ग्रोसरी शॉपिंग हो गया। तो सब कुछ घर का जो खर्चा है वो सब मिला के आपका ये समझ लो 1 लाख रुपए हो गया, यानी कि 1000 पाउंड हो गया। उसके ऊपर जो भी है अब वो आपका है। आपके पास कितना अभी 1700 पाउंड अभी भी बचा है, मतलब 1.7 लाख रुपीज आपके हाथ में है। अब ये आप कैसे स्पेंड करते हैं आपके ऊपर। और ये सैलरी जो है ये आपको हफ्ते में 48 आवर्स काम करने की सैलरी है ऑन एवरेज। मतलब आपके पास 8 या 9 दिन ऑफ होंगे एक महीने में मिनिमम। उसके बाद आपकी सैलरी इतनी है। आप चाहें, अगर आप फैमिली के साथ यहाँ पे आ रहे हैं और आपकी फैमिली में सिर्फ आप कमा रहे हैं, तो आप एक्स्ट्रा ड्यूटीज कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास 8 या 9 दिन ऑफ होंगे। तो एक एक्स्ट्रा ड्यूटी के आपको दिन का 50,000 मिलता है, 500 पाउंड मिलता है आफ्टर टैक्स। तो 50,000 रुपए आप एक दिन में 12 घंटे की शिफ्ट करके कमा सकते हैं। तो जैसा कि जब मैं यहाँ पे आया था तो मुझे गाड़ी खरीदनी थी, तो मैंने यही किया था। मैंने काफी सारी एक्स्ट्रा शिफ्ट की, थोड़ा बहुत सेविंग किया, और ये सब करके मैंने फिर गाड़ी ले ली। तो इस तरह से आपके ऊपर है कि आप कैसे करना चाहते हैं। FY2 लेवल, जो FY2 लेवल सबसे बेसिक लेवल होता है, और उस लेवल पे मतलब मैक्सिमम आदमी कितना अर्न कर सकता है अगर वो उसका पूरा एफर्ट अगर लगाता है, पूरी कोशिश। तो इसमें ऐसा है कि कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि आपके ऊपर है आप कितना काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ऑन एवरेज, जैसा मैंने कहा, 48 आवर्स पर वीक काम कर रहे हैं, ठीक है। आपके पास 8 से 9 दिन ऑफ रहेंगे, तो आपका चलो 2700 पाउंड, 2700 पाउंड तो आपका आ गया बेसिक सैलरी। इसके ऊपर आपने मान लो 2 एक्स्ट्रा शिफ्ट कर ली, तो मतलब 1000 पाउंड और हो गया, मतलब कि 3700 पाउंड हो गया, 3.7 लाख हो गया आपका। उसके बाद भी आपके पास 6 दिन ऑफ हैं, अभी 6 से 7 दिन और ऑफ बचे हैं आपके पास अभी मंथ में। तो ये कोई लिमिट नहीं है, आपके ऊपर है आप कितनी एक्स्ट्रा ड्यूटीज कर रहे हो और या कितनी नहीं कर रहे हो। तो ये आपके ऊपर है आप कितना काम करना चाहते हो। लेकिन मतलब एक्स्ट्रा तो खुद के ऊपर। अगर आप बिल्कुल भी कोई भी एक्स्ट्रा शिफ्ट नहीं भी करते हैं और बहुत खर्चे भी करते हैं बहुत अच्छे से, मतलब अगर आप सिंगल हैं तो आपका काफी सेविंग होगा, अगर आप फैमिली के साथ है थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन अगर एक सिंगल इंसान की बात करें तो आप एक महीने में एटलीस्ट 1.5 लाख सेविंग कर सकते हैं, सारे मतलब खर्चे मिला के। इसमें मैं घर का खर्चा भी गिन रहा हूँ, इसमें मैं बाहर खाने का भी खर्चा गिन रहा हूँ, बाहर ट्रैवलिंग का भी गिन रहा हूँ। ये सब करने के बाद भी 1500 पाउंड आप सेव कर सकते हैं, विच इज 1.5 लाख रुपीज। और जो सैलरी उसमें होती है, मतलब जो स्पेशली ट्रेनिंग वाले सेशन, जो जीपी वाले में जो स्टार्टिंग सैलरी उनकी भी इतनी होती है, उससे थोड़ी ज्यादा होती है इनसे बेसिक तो बेसिक सैलरी यही रहेगी। अब इसके ऊपर फिर, अब जैसे आप जीपी ट्रेनिंग अगर करेंगे तो आपका हर 4 मंथ्स में रोटेशन होगा। तो 4 महीने मान लो आप इमरजेंसी में काम कर रहे हैं, लेकिन 4 महीने फिर आप साइकेट्री में काम कर रहे हैं। तो जैसा मैंने कहा, यहाँ पे सैलरी डिपेंड करती है कि आप कितनी नाइट्स और कितने वीकेंड कर रहे हैं। तो अगर आप इमरजेंसी में काम कर रहे हैं तो आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपकी नाइट्स और वीकेंड काफी होंगे। लेकिन अगर आप कोई ऐसी जगह काम कर रहे हैं, जैसे मैं रेडियोलॉजी में जा रहा हूं अभी, तो रेडियोलॉजी में इतनी नाइट्स और इतने वीकेंड नहीं है, 9 to 5 जॉब है और मंडे टू फ्राइडे का जॉब है। तो उसमें सैलरी सिर्फ बेसिक आएगी, जो सप्लीमेंट है ऊपर का वो नहीं आएगा, क्योंकि मैं नाइट्स या वीकेंड नहीं कर रहा हूं। तो सैलरी मेरी हो जाएगी अराउंड 2500 पाउंड।
लेकिन वो 2500 पाउंड इसलिए हो गया क्योंकि मैं 40 घंटे काम कर रहा हूँ। मतलब पर वो उसमें भी एक्स्ट्रा ऑप्शन तो है ही सही। हाँ, और उसमें भी आपके पास एक्स्ट्रा काम आप कभी भी कर सकते हैं। कंसल्टेंट भी यहाँ पे एक्स्ट्रा काम करते हैं। एक्स्ट्रा काम कंसल्टेंट को ज्यादा मिलता है, कंसल्टेंट को अराउंड 110-120 पाउंड मिलता है 1 घंटे का। हाँ ओके। मतलब ये तो पूरा हमारा सैलरी स्ट्रक्चर। और एक अब जो हमारा पोर्शन वो रहने वाला है कि मतलब जो अभी तक इनका यूके की लाइफ का जो एक्सपीरियंस रहा है उस पर कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे भी और कुछ दूसरे लोगों के भी क्वेश्चंस थे। जैसे कि आपने यूके के बारे में जब आने का सोचा और आप जब यूके पहुंचे तो आपने क्या प्रॉब्लम्स फेस करी, अगर आपको इन पर्टिकुलर कुछ बड़ी प्रॉब्लम आपको अभी तक कोई फेस करनी पड़ी हो? लाइक वो कंसल्टेंट से मिलने का हो या फिर हॉस्पिटल में सीनियर्स का जो हमारे तरफ बिहेवियर रहता है वो हो या उस टाइप से कुछ? तो आई थिंक जब पहले पहले आप यहाँ पे आते हैं तब आपको लगता है, क्योंकि मैं अकेला ही यहाँ पे आया था एंड मेरे इमीडिएट फैमिली मेंबर यहाँ कोई भी नहीं है। एक मेरे डिस्टेंट कजिन है जो वो भी लेकिन दूर रहते थे यूके में, मैं मैनचेस्टर आया था, तो उनसे मैं काफी बाद में मिला था। तो पहला वही होता है कि यहाँ अकेले कैसे मैनेज करेंगे, सबसे बड़ा फियर ये रहता है हमारे दिमाग में। पर जब मैं यहाँ पे अकेडमी कोचिंग के लिए आया, मैं प्लैप 2 की कोचिंग के लिए, तब मैंने देखा कि आधे से ज्यादा लोग अकेले ही आए थे, लड़कियां भी और लड़के भी। एंड सब लोग काफी खुश थे, सब अपने हिसाब से मैनेज कर रहे थे, क्योंकि अब आपके पास पूरा फ्रीडम है। ठीक है, आप अपने हिसाब से पढ़ाई कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से घूम सकते हैं, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। तो आप धीरे धीरे सेटल होने लगते हैं। और यूके में आप जब यहाँ पे आएंगे तो आप देखेंगे कि काफी सारे एशियंस हैं। इंडियन और पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत बड़ी है, बहुत ज्यादा बड़ी कम्युनिटी है यहाँ पे। तो आपको कभी ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप मतलब कुछ जगह जाके तो ऐसा लगेगा कि अगर आप मेरे टाउन में आ जाए तो आपको लगेगा कि आप इंडिया में या पाकिस्तान में, कभी आपको लग ही नहीं सकता कि आप यूके में। और हॉस्पिटल में जब आप काम करना शुरू करेंगे तो तब भी आप रियलाइज करेंगे कि एटलीस्ट 30 to 40% जो स्टाफ है, इंक्लूडिंग कंसल्टेंट, नर्सेज, आपके साथ वाले डॉक्टर्स, वो भी बाहर से आए हैं, वो भी इमिग्रेंट्स हैं। यहाँ के कम दिखेंगे आपको। तो डिपेंड करता है आप किस जगह पे हैं। तो ये जो फियर होता है कि नई जगह है, कैसे सेटल होंगे, तो बहुत जल्दी से ही आप इसके बाहर आ जाते हैं, क्योंकि आप रियलाइज करते हैं कि आपके आसपास भी आपके जैसे ही हैं, सब बाहर से आए हैं और काफी सपोर्टिव होते हैं। यहाँ पे कोई इस तरह का नहीं है कि आपके ऊपर किसी ने चिल्ला दिया या आपको कुछ बोल दिया, वो कल्चर यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। और आप ना पेशेंट पे चिल्ला सकते हैं, ना आप अपने कलीग पे चिल्ला सकते हैं, ना कोई कंसल्टेंट आपको कुछ बोल सकता है, ऐसा नहीं होता यहाँ पे। तो बहुत अलग सिस्टम है यहाँ पे और धीरे धीरे आप ब्लेंड इन हो जाते हैं। तो इसलिए ये जो सारे फियर होते हैं, कोई भी सिस्टम स्टार्टिंग डिफिकल्ट होता है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब वो आपका अंदर से एक फियर रहता है कि कैसे एडजस्ट होंगे इस नई जगह पे, लेकिन धीरे धीरे आप बहुत इजीली एडजस्ट हो जाते हैं। वो मतलब कहीं इसके भी लिए होता है, वो अगर कोई दिल्ली का आदमी अगर मुंबई भी जाना सेटल होने के लिए जा रहा है तो वो कुछ टाइम तो उसको वहां भी लगता है। और यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। तो मतलब आप जब मैंने अपना फर्स्ट जॉब ज्वाइन किया तो 1 महीना उन्होंने मुझे कोई काम करने को नहीं बोला। 1 महीना उन्होंने मुझे शैडोइंग पीरियड पे डाला था। शैडोइंग का मतलब है मैं सिर्फ रोज आऊंगा और मैं किसी डॉक्टर के पीछे पीछे घूमूंगा और मैं सिर्फ सिस्टम को अंडरस्टैंड करूंगा कि ये सिस्टम कैसा है। और ये पेड शैडोइंग होती है, इसके लिए आपको सैलरी उतनी मिल रही है, लेकिन 1 महीना क्योंकि वो जानते हैं आप नए हो तो आपको पूरा टाइम देते हैं कि आप अच्छे से एडजस्ट हो जाओ और आप सीख लो सब, उससे पहले कि आप काम शुरू करो। तो मतलब जैसे कि यहाँ इंडिया में जो सिस्टम है और वहाँ का थोड़ा सा एक हो सकता है, मतलब कुछ थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन हो सकते हैं, मतलब जो रैगिंग वाला कल्चर यहाँ पे भी कभी कभी होता है, जो चीज़ें उस टाइप का कोई सिस्टम वहाँ के हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में है क्या सीनियर्स का, और आपका कभी कोई बिहेवियर रहा हो? नहीं, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज ये है कि आप कंसल्टेंट को सर नहीं बोलते, यहाँ पे आप उनको नाम से बुलाते हैं। ठीक है, तो आप उसी से समझ सकते हैं कि ये कल्चर बिल्कुल है ही नहीं यहाँ पे। आपको आपका जो कंसल्टेंट है वो आपको नाम से बुलाएगा और आप भी उस कंसल्टेंट को जो आपसे 20 साल बड़ा होगा उसको आप अपने नाम से बुलाएंगे। ठीक है, यहाँ पे भैया, सर, मैडम कुछ भी नहीं होता, आपको नाम से बुलाना है। दूसरी बात जैसा मैंने कहा कि यहाँ पे कोई भी आपके ऊपर चिल्ला नहीं सकता। जो कंसल्टेंट ऐसे होते हैं, कुछ कंसल्टेंट ऐसे होते हैं कि अगर चिल्ला रहे हैं, रूड हैं, तो उनके अगेंस्ट कंप्लेंट हो जाती है, ये चिल्ला के कैसे चला गया। यहाँ पे वो कल्चर है ही नहीं, आप किसी के ऊपर चिल्ला नहीं सकते, आपको शांति से बात करनी पड़ेगी। तो कोई इस तरह से आपको तंग नहीं कर सकता। तो ये बहुत डिफरेंट है यहाँ का कल्चर। अच्छा, ठीक है। मतलब कोई रेसिज्म टाइप की सीन नहीं, मतलब इमिग्रेंट्स को लेकर, जो दूसरी जैसे यूएस वगैरह में बहुत ज्यादा है आजकल, रेसिज्म बहुत बढ़ चुका है वहाँ पर। यूके में रेसिज्म बहुत कम है। मतलब रेसिज्म जो यहाँ का रेसिज्म है वो ओपन रेसिज्म नहीं है, वो बहुत सेटल होता है। मतलब ओपनली आपको आके कोई ऐसे नहीं बोल सकता, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि यहाँ पे जब रियलाइज करेंगे आपकी हॉस्पिटल में आधा स्टाफ तो आपके इमिग्रेंट ही है, तो जो
मेन इतने सारे जो लोग हैं, अगर आप उनके अगेंस्ट रेसिज्म करना शुरू करेंगे तो काम कौन करेगा? तो यहाँ पे जो रेसिज्म जो है वो दिखता नहीं है, ठीक है, अंदर ही अंदर थोड़ा बहुत होता है, बट वो बहुत हाई लेवल रेसिज्म होता है। हमारे लिए उससे कोई लेना देना नहीं, वो हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जो हर जगह जो वर्क प्लेस, जैसे मतलब वो वर्क प्लेस जो पॉलिटिक्स बोलते हैं हम, वो कहीं पे भी होता है, हाँ, वो वो हर जगह होता है। लेकिन एज अ जूनियर डॉक्टर, एज अपने लेवल पे हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। कोई भी आपको मुंह पे आके ऐसे नहीं बोल सकता कि आप ये मतलब बैकवर्ड कंट्री से आए हो, ऐसा कुछ है, ऐसा कभी नहीं होता। तो वो ओपन रेसिज्म नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल नहीं होता ऐसा। ठीक है। और मतलब जैसे कि इंडिया में जो भले डॉक्टर्स की सैलरी वगैरह बहुत यहाँ पे कम हो, पर एक जो रिस्पेक्ट हम बोल सकते हैं इंडिया में, मतलब एक कुछ केस होते हैं जिनमें डॉक्टर्स को लोग मार रहे हैं, कर रहे हैं, बट आप अब कुछ मतलब वो बहुत कम एक होता है, मतलब 5-10% आप बोल सकते हो, बट मैक्सिमम जो एक रिस्पेक्ट होता है डॉक्टर्स के लिए, वो यूके में है, या मतलब जब यूके की जो नॉर्मल पब्लिक है या जो बाहर की पब्लिक है, उनका डॉक्टर्स के प्रति बिहेवियर कैसा होता है? नहीं, यहाँ पे काफी रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है। यहाँ पे मोस्ट ऑफ जो पेशेंट्स आते हैं वो काफी रिस्पेक्ट देते हैं। और यहाँ के मतलब क्योंकि यहाँ का जो ब्रिटिश कल्चर जो बोलते हैं वो मतलब एक तरह से काफी वो पोलाइट होते हैं, ठीक है। जो वो बात भले वो पीठ पीछे आपके कुछ भी आप गालियां दे रहे होंगे, लेकिन जब आपसे बात करेंगे तो काफी पोलाइट होके बात करेंगे। तो क्योंकि जो एनएचएस सिस्टम है यहाँ का, इट्स लाइक अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ठीक है, पब्लिकली फंडेड हॉस्पिटल है, हेल्थ केयर यहाँ पे फ्री है। तो यहाँ पे लोगों को वही 4-5 घंटा वेट करना पड़ता है इमरजेंसी में। तो मतलब वो आदत है लोगों को, ऐसा नहीं कि वो 4-5 घंटे वेट करना है तो मतलब वो गाली देंगे या कुछ करेंगे, वो वेट करेंगे वो, और मतलब दे अंडरस्टैंड कि आप बिजी हो और वो आपसे अच्छे से बात करेंगे। अगर कोई पेशेंट आपको चिल्लाना शुरू कर देता है या आपको गालियां देना शुरू कर देता है तो आप तुरंत सिक्योरिटी को बुला सकते हो, वो आप पेशेंट को बाहर ले जाएंगे, ठीक है। मारने तक तो बात जाती ही नहीं है, क्योंकि अगर सिर्फ चिल्लाने पे और अब्यूज करने पे कोर्ट केस हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। अगर सिक्योरिटी आ गई और पेशेंट चुप नहीं हुआ तो उसको कोर्ट में लेके जाएंगे और वो उसको जेल हो सकती है, फाइन लगेगा सिर्फ चिल्लाने पे। अगर मारना शुरू हो गया तो उसको पेशेंट को उस हॉस्पिटल में आने से वापस मना कर देंगे। तो उनकी हॉस्पिटल की लिस्ट होती है, उसमें वो नाम लिख लेते हैं कि ये पेशेंट वापस आ ही नहीं सकता हॉस्पिटल। तो मारने तक तो मैंने कोई इंसिडेंट सुना ही नहीं है यहाँ पे कि किसी को मारा हो, अनलेस कोई मेंटल साइकेट्रिक पेशेंट हो। लेकिन अब्यूज एंड ऑल चलता है, थोड़ा बहुत होता है, ड्रंक पेशेंट आ जाते हैं, ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, तो वही होता है, तुरंत सिक्योरिटी वहां पे साथ में आ जाती है और उनको बाहर ले जाती है अगर कुछ भी होता है ऐसा तो। मतलब आप जब गए थे तब आप अकेले ही थे, आपके मतलब साथ में कोई वहाँ पे दोस्त वगैरह तो थे नहीं जब ये इंडिया से जो गए थे, या कोई साथ में दोस्त वगैरह थे? मेरा सिर्फ एक प्लैब 1 का हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था कि हम लोग जो, जैसे मैंने प्लैब 1 दिया था मार्च 2018 में, तो उस टाइम पे जो और दूसरे लोग एग्जाम दे रहे थे इंडिया से, तो हम फेसबुक ग्रुप के थ्रू बस एक दूसरे से जान पहचान हुई थी कि हाँ मैं भी दिल्ली में एग्जाम दे रहा हूँ, तो एक छोटा सा हमने व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया था। अब हमारा ये कोई प्लान नहीं था कि हम आगे जाके मिलेंगे नहीं मिलेंगे, लेकिन फॉर्चुनेटली हम लोग फिर यहाँ पे आके मिल गए, क्योंकि वो काफी अच्छे फ्रेंड्स बन गए। तो हमने वही व्हाट्सएप पे सब शुरू कर दिया कि हम 3 लोग यहाँ इस अकेडमी जा रहे हैं, हम 3 लोग यहाँ जा रहे हैं। तो हमने प्लान बना लिया कि ठीक है जब भी यहाँ पे आएंगे मिलेंगे। लेकिन एज सच पहले से कोई फ्रेंड नहीं था, क्योंकि मेरे बैच में से सिर्फ 2 लोग और मेरे अलावा यूके आए हैं, बाकी सब लोग या तो इंडिया रुके हैं और 1-2 लोग यूएस चले गए। तो पहले से कोई ऐसा फ्रेंड नहीं था जो मुझे जिसे मैं जानता हूँ जो यूके आया हो मेरे साथ में। सब यहीं आके बनाए मेरे फ्रेंड्स। तो मतलब ऐसा होता है, मतलब कभी आप जब से गए हो वहाँ पे, मतलब होता है कि किसी भी नए प्रोसेस में हम जाते हैं तो स्टार्टिंग में तो डिफिकल्ट होता ही है, तो कभी आपको लगा हो कि यार गलत डिसीजन हो गया यार, मतलब कभी कभी ऐसी फीलिंग तो आई जाती है इंसान को स्टार्टिंग जब होता है, तब उस समय आपका मतलब आपने उन चीज़ों को कैसे हैंडल किया? तो आई थिंक ये वाली फीलिंग सिर्फ स्टार्टिंग का जब 1 महीना जब मैंने काम ज्वाइन किया था तब मुझे आई थी, नॉट व्हेन आई केम फॉर प्लैब 2। जब प्लैब 2 के लिए आया था तब तो बहुत अच्छा मेरा ग्रुप था, जैसा मैंने कहा व्हाट्सएप वाले फ्रेंड्स थे मेरे, वो सब मिल गए थे। लेकिन जब मैंने नया जॉब शुरू किया और जब स्टार्टिंग का 1 महीना था, मेन 2 रीजन थे उस टाइम पे, क्योंकि मैंने ज्वाइन किया था जनवरी में जो पीक विंटर का टाइम था यहाँ पे। तो इधर यूके में जनवरी में वेदर बहुत ही खराब रहता है, लाइक 4 बजे अंधेरा हो जाता है और सुबह मतलब धूप निकलती ही नहीं है, पूरा दिन क्लाउडी रहता है। तो वैसे एक तो डिप्रेसिंग वेदर था और दूसरी बार नई जगह थी, तो उस टाइम पे मैं ढूंढ रहा था कि और कौन मतलब इमिग्रेंट्स हैं जिनके साथ मैं दोस्ती कर सकूं। तो 15-20 दिन मुझे स्टार्टिंग में बस थोड़ा लोनली लगा था। काम से तो मैं खुश था क्योंकि मैं काम कर ही नहीं रहा था। स्टार्टिंग का 1 महीना मैंने आपको कहा कि उन्होंने मुझे शैडोइंग पीरियड दिया था, तो मैं सिर्फ हॉस्पिटल जाता था, ऑब्जर्व करता था और मैं कुछ कर नहीं रहा था। एंड कंसल्टेंट काफी सपोर्टिव थे। फिर धीरे धीरे यहाँ पे मेरा ग्रुप बन गया, काफी अच्छे फ्रेंड्स बन गए। 1-2 महीने में मुझे पता चल गया और कौन लोग काम कर रहे हैं, तो काफी बड़ा ग्रुप बन गया मेरा फिर।
तो आई थिंक सेकेंड वन से फिर मुझे कोई रिग्रेट नहीं था, ऐसा नहीं था। लेकिन अगर मैं रिग्रेट की बात करूं तो आई डोंट थिंक सो मुझे कभी रिग्रेट हुआ है यूके आने में। क्योंकि जैसा मैंने कहा, मैंने थर्ड ईयर से मैंने रिसर्च करी है। कभी डिप्रेसिंग तो हो सकता है थोड़ा हाँ, बहुत तो डिप्रेसिंग मेरे लिए बस ये था कि मैं थोड़ा लोनली हुआ था स्टार्टिंग में जब मैं यहाँ पे आया था। पर वो धीरे धीरे, ऑब्वियसली आप कोई भी नई जगह जाओगे, अगर आपको कोई दिखेगा नहीं, फ्रेंड्स नहीं होंगे, तो वो आपको एक रहेगा। बाकी रिग्रेट मुझे कभी नहीं रहा कि मैं यहाँ पे आया हूँ। और अभी तक मतलब फेलियर, एक फेलियर रहा था लास्ट ईयर कि मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं मिला रेडियोलॉजी। बट ठीक है, क्योंकि यहाँ का सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं भी मिलता है कुछ, तो आप एटलीस्ट जॉब तो कर ही रहे हैं, आपका अच्छा खासा जॉब चल रहा है, तो आपको कंटिन्यू करते रहें, आपको वापस तो कहीं नहीं जाना। मतलब एक बेसिक चीज ये होती है कि मतलब मेजोरिटी लोगों का ये होता है, जैसे इंडिया में, जैसे कि जो मेन टारगेट जो लोगों का होता है, मतलब कुछ लोगों का होता है जिनको बहुत इंटरेस्ट है ब्रांच में और उनमें, बट मैक्सिमम कैसा होता है कि पैसा चाहिए, ये प्रैक्टिकल जो चीज़ होती है वो। बट जब यूके में वो उसका भी बेसिक पे वही है और जो FI2 वाले का बेसिक पे वही है, तो इवन अगर फेलियर होता भी है तो वो उस लेवल तक का फेलियर उसको वो डिप्रेसिंग फेस नहीं जा पाता। क्योंकि यहाँ पे तो जैसे इंडिया में देखते हैं हम, पूरा छोड़ छाड़ के बैठना पड़ता है, जॉब भी छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया और ऐसे करके प्रिपरेशन करना पड़ती है। तो इसलिए यहाँ का डिप्रेशन फेस तो एक देखा ही हमने बहुत बार कि मतलब जैसे कि FMG में लोग नहीं क्लियर होते तो सुसाइड कर लेते हैं। नीट PG में इवन एम्स से जो लोग MBBS कंप्लीट किए हैं वो तक ने सुसाइड किया। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ से कुछ साल पहले कुछ एम्स के किसी टॉपर ने सुसाइड किया था, जो उसकी आई थिंक टॉप 5 में रैंक थी नीट में। तो वो एक यहाँ का, इंडिया का डिप्रेशन एक लेवल अलग होता है, बट यूके का एक बिल्कुल, क्योंकि कल्चर ही अलग है, सबका पेमेंट सेम है और लाइफ अच्छी है, तो फिर तो उसमें कोई सीन यहाँ पे क्योंकि वही है, जैसे इंडिया में अगर आप नीट PG के लिए तैयारी कर रहे हो, एम्स के लिए तैयारी कर रहे हो, आपको दिन के 10-12 घंटे पढ़ाई करने पड़ेगी। तो आप उस चीज में आपको जॉब करना इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पे ऐसा है कि नहीं, आप 8 घंटे काम कर रहे हो, उसके बाद आपके पास जो टाइम बचा है उसमें आप पढ़ाई भी कर रहे हो, आप दूसरे घर के काम भी कर रहे हो। तो यहाँ का जो कल्चर है बहुत अलग है। यहाँ पे वो 10-12 घंटे पढ़ाई वाला वो माहौल नहीं होता। इवन आप जब लैब की भी तैयारी करेंगे तो 10-12 घंटे की जरूरत है ही नहीं आपको। दिन में 3-4 घंटे आपको पढ़ाई करनी है और मोर देन इनफ है। तो यहाँ कोई भी एग्जाम ऐसी नहीं है कि जिसके लिए आपको 10-12 घंटे दिन में पढ़ना पड़ेगा कंटिन्यूसली। जब मे बी एग्जाम के 1-2 हफ्ते पहले आप थोड़ा 5-6 घंटा कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे जो भी चीजें आप काम के साथ साथ करेंगे। तो कभी भी आपकी लाइफ में सिर्फ ये नहीं है कि आप लाइफ में सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो या सिर्फ काम कर रहे हो, तो वो फेज नहीं आता, आप सब कुछ कर रहे हो। तो इसलिए वो काफी डिफरेंट कल्चर है यहाँ पे। ठीक है। लास्ट में एक चीज हमें वो करनी थी, बतानी थी, मतलब कि फैमिली को ले जाना है, क्या सीन है यूके में? तो फैमिली आपकी यहाँ पे विजिट वीजा पे आ सकती है। फैमिली मतलब आपके मॉम डैड, ठीक है। तो अगर आपके पास वर्क वीजा है तो आप अपने हस्बैंड, वाइफ और बच्चों को आप डिपेंडेंट वीजा पे ला सकते हो। डिपेंडेंट वीजा मतलब जैसे कि अगर आप अकेले वर्क वीजा पे आ रहे हो तो आप अपने बच्चों को या वाइफ और हस्बैंड को साथ में लेके आ सकते हो विदाउट एनी जॉब। उनको कोई जॉब की जरूरत नहीं है, वो आपके डिपेंडेंट बन के आपके साथ आके रह सकते हैं और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर वो डॉक्टर हैं तो वो काम भी कर सकते हैं ऑन डिपेंडेंट वीजा। आप PG की आप ट्रेनिंग नहीं कर सकते, आप PG नहीं कर सकते डिपेंडेंट वीजा पे। तो मान लो कि आपके वाइफ या हस्बैंड ने अल्टीमेटली आगे जाके कोई PG की वो ट्रेनिंग पोस्ट ले ली, तो उनको फिर वीजा चेंज करना पड़ेगा, उन्हें भी वर्क वीजा पे आना पड़ेगा, ठीक है। ओनली डिसएडवांटेज इज कि आपको अगर आपके पेरेंट्स को लाना है तो उन्हें सिर्फ विजिट वीजा पे ला सकते हैं आप, ठीक है। उन्हें आप अपना डिपेंडेंट नहीं बना सकते। तो ऐसा है कि विजिट वीजा आपको, फर्स्ट विजिट वीजा जो है वो 6 महीने का मिलता है बाय डिफॉल्ट। सेकंड वीजा फिर आप 1 साल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, थर्ड वीजा 2 साल का, उसके अगला वीजा 5 साल का। तो इस तरह से आप विजिट वीजा की लेंथ बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो परमानेंटली नहीं रह सकते एज ए डिपेंडेंट। मतलब वो यूके आके जॉब नहीं कर सकते, क्योंकि विजिट वीजा पे आपको जॉब करना अलाउड नहीं है। तो वो सिर्फ विजिट करने आ सकते हैं आपको, लेकिन नंबर ऑफ इयर्स आप बढ़वा सकते हैं वीजा पे। तो वीजा इजीली मिल जाता है, क्योंकि हम मतलब आ तो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आने में कोई दिक्कत नहीं, साथ में रह तो सकते हैं, जितना चाहे रह सकते हैं। उनके पास जब तक का वीजा है वो तब तक आपके साथ रह सकते हैं। और वैसे भी जो मैंने एक्सपीरियंस देखा है, अगर आपके पेरेंट्स यहाँ आते हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा 1-2 महीना आपके साथ रुक जाएंगे, क्योंकि और क्या करेंगे वो, आप 1-2 महीना तो छुट्टी पे होगे नहीं आप। हाँ, क्योंकि कंफर्टेबल रह भी नहीं सकते। उनका जो पूरा ग्रुप है, उनके जो फ्रेंड्स है वो सब इंडिया में, तो वो यहाँ पे क्या करेंगे, तो वो बोर हो जाएंगे यहाँ पे। तो 1 महीना अगर घूम लिया, सब कुछ देख लिया, उसके बाद वो चले जाएंगे। तो मेरे मॉम डैड भी 2 बार आ चुके हैं, तो वो भी यही लास्ट टाइम जब आए थे तब हम 10 दिन घूमने गए थे, एंड उसके बाद वो चले गए थे, क्योंकि फिर उसके बाद वो बोर हो जाते हैं, वो भी क्या करेंगे यहाँ पे।
बिल्कुल सही बात है। वो तो उतना कोई इशू नहीं है उस नहीं। चीज़ का। और जब हमारा जैसे वर्किंग वीज़ा है तो मतलब ब्रिटिश नेशनलिटी और उसका क्या सीन है, मतलब कितने टाइम तक मिल जाती है, क्या इजी है? तो वर्क वीजा पे अगर आपके 5 साल हो जाते हैं तो आपको यहाँ की परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाएगी, पीआर जो बोलते हैं दूसरे कंट्रीज में। और 6 साल में आपको ब्रिटिश पासपोर्ट मिल जाएगा। तो जैसे मुझे अभी 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं, 4 साल बाद मुझे यहाँ का पासपोर्ट मिल जाएगा। तो 6 साल अगर आप वर्क वीजा पे काम कर चुके हैं तो आपको पासपोर्ट मिल ही जाएगा। तो इसलिए जो भी डॉक्टर यूके आके अगर ट्रेनिंग कर रहा है, अल्टीमेटली उसे ब्रिटिश पासपोर्ट मिल ही जाएगा, क्योंकि आप 7 से 8 साल तो यहाँ पे रहने वाले ही हैं। तो आपको सब आपकी मर्जी है। अगर आप मतलब कुछ लोग होते हैं नहीं भी लेते हैं, वो इंडिया की सिटीजनशिप रखना चाहते हैं तो नहीं लेते हैं कुछ लोग, वो सिर्फ पीआर लेके रख लेते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो ऑब्वियसली आपका पासपोर्ट चेंज कर सकते हैं। 6 साल में आपको मिल जाता है ब्रिटिश पासपोर्ट। मतलब ये इतना कंफर्टेबल सिस्टम सिर्फ मेडिकल फील्ड के लिए ही है या दूसरे जो होते हैं, जितना आपका कुछ एक्सपीरियंस हो अभी तक? तो ऐसा है कि जो भी वर्क वीजा पे है, ठीक है, अब वर्क वीजा के अंदर भी जैसे कुछ जो मेरे 1-2 फ्रेंड्स हैं आईटी में जो हैं, इंजीनियर्स जो हैं, उनका भी वर्क वीजा होता है, लेकिन उनका एक अलग टाइप का वर्क वीजा होता है, आईसीटी वीजा जो होता है। उन लोगों को नहीं मिलता, उनके लिए ये प्रोविजन नहीं है। उनको फिर 10 साल वेट करना पड़ेगा। उनके लिए 10 साल वाला सिस्टम है कि आप 10 साल यूके में रहें तो इसलिए आपको मिल जाएगा। लेकिन हमारे लिए जो हम डॉक्टर्स हैं, हमारे लिए जो हमारा जो नॉर्मल वर्क वीजा होता है, उस पर अगर आप 6 साल रह चुके हैं तो आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। मतलब ये थोड़ा मेडिकल फील्ड के लिए थोड़ा हाँ, हमारे लिए बेनिफिशियल है, डेफिनेटली है। तो ये एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा टॉपिक है, हमने उसको बस एक समराइज किया है। तो लास्ट में सितांशु आप कुछ बोलना चाहते हैं? जो एक लास्ट आपका एक थोड़ा सा मैं 2 लाइन चाहूंगा कि मतलब आप थोड़ा सा लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं कि मतलब जो डर रहे हैं जाने के लिए बाहर, उनके लिए बस एक लास्ट। नहीं तो यूके मतलब बहुत अंडरस्टैंडेबल है कि काफी लोग डरते हैं कहीं इंडिया से कोई भी कंट्री जाने के लिए बाहर, क्योंकि एक हमें कंफर्ट लेवल अपना छोड़ना पड़ता है। ठीक है, इंडिया में फैमिली है, सब कुछ है हमारा, और एक हमारा खुद का एक कंफर्ट लेवल है, उससे बाहर निकलना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि मैं खुद अपनी बारे में अगर बात करूं कि मुझसे काफी लोग पूछते हैं कि आप वापस जाओगे नहीं जाओगे, एंड मैं हमेशा अपने ऑप्शन खोले रखे हैं कि मैंने जो भी सिलेक्ट किए, अपने चॉइसेस लिए हैं, वो इसी हिसाब से लिए हैं कि मैं वापस जा सकूं। मैं रेडियोलॉजी में इसलिए घुसा, मेरे लिए ये बहुत बड़ा फैक्टर था कि शायद मैं इंडिया जाना चाहूंगा वापस आफ्टर 5-6 ईयर्स, तो मुझे वो ऑप्शन खुला रखना है। तो इसलिए मैंने जीपी ट्रेनिंग छोड़ दी, मैंने रेडियोलॉजी ले ली, एंड मैं वापस जा सकता हूँ, क्योंकि जीपी एज ए जीपी में इंडिया में काम नहीं कर सकता था। तो आज अगर आपको आज लगता है कि आप इंडिया में खुश नहीं हैं, तो आप डेफिनेटली बाहर आने की ट्राई करें। हो सकता है कि आपको नहीं अच्छा लगे यहाँ आके, तो ये भी ऑप्शन है आपके पास कि आप वापस जा सकते हैं। 6-7 साल आप अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके आप वापस चले जाइए। ठीक है, 7 से 8 साल कहीं पे भी आप रहो, इंडिया में रहो, यूएस में रहो, यूके में रहो, आपको इस फील्ड में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। जब तक आप 7 से 8 साल इन्वेस्ट नहीं करते, आपको वो एक्सपीरियंस नहीं आता, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इंडिया में एक अटेम्प्ट में नीट पीजी निकाल के आप एमडी खत्म कर लो 3 साल में, उससे कुछ नहीं होगा। 3 साल एमडी खत्म करके आप कुछ भी नहीं बन पाओगे, क्योंकि आप 28 से 29 साल के बनोगे या 30 साल के होगे, आपके पास आप अपना प्राइवेट क्लिनिक शुरू कर दोगे, कोई नहीं आने वाला आपके पास, जब तक आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो कम से कम आपको 7-8 साल तो इन्वेस्ट करने ही है। आप पीजी खत्म कर लो 3 साल में, या ना करो, या 8 साल में करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक एक्सपीरियंस चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि इंडिया में आपको खुश नहीं हो, तो आप बाहर आने की डेफिनेटली ट्राई करो। अगर यहाँ के आपको खुश नहीं होते, मे बी आपको 4-5 साल बाद लगता है कि नहीं मुझे वापस जाना है, फैमिली से दूर नहीं रहना है, तो आपके पास वो ऑप्शन भी है। मुझे यहाँ पे रेडियोलॉजी खत्म करते करते 7 साल हो जाएंगे, 2 साल हो चुके हैं, 5 साल और मेरे बाकी है यहाँ पे रेडियोलॉजी ट्रेनिंग के, तो मुझे 7 साल हो जाएंगे। पर 7 साल में मुझे जो चीजें लाइफ में करनी थी, मुझे घूमना था, सब कुछ देखना था, ठीक है, वो सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। एंड इसके बाद मुझे कोई वो नहीं रहेगा कि अब कुछ रह गया है। मैं जो भी चाहता था बाहर आके कंप्लीट हो जाए, सब कुछ कर चुका हूँ मैं, एंड उसके बाद मैं आराम से वापस जा सकता हूँ। आपका इस फेज में मोस्ट लाइकली यही होगा कि मॉम डैड भी आपके या तो बहुत सून रिटायर होने वाले होंगे, या आने वाली होगी रिटायरमेंट एज, तो एटलीस्ट आप यहाँ से कंप्लीट करके वापस जा सकते हैं। जब वो थोड़े बूढ़े हो जाएंगे तो उनके साथ रह सकते हैं, वो ऑप्शन भी है आपके पास। तो आपने अपना लाइफ भी, अपना यूथ भी इंजॉय कर लिया, एंड आपकी जो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी वो भी कंप्लीट हो जाएगी वापस बाहर जाके। पर ऑब्वियसली सबका अपना अपना एक होता है कि सबकी प्रायोरिटी अलग होती है कि मैं नहीं छोड़ सकता बिल्कुल भी फैमिली को, तो ये चीजें भी देखनी पड़ती है, एंड वो एक पर्सनल चॉइस है। लेकिन अगर आप आना चाहते हो तो, और बेस्ट टाइम जो है आने का यूके के लिए वो है एमबीबीएस के बाद। आपको अभी आना चाहिए अगर आपने सोच लिया है तो, क्योंकि अगर आप पीजी करके भी आते हैं तो भी आपको 6-7 साल इन्वेस्ट करने पड़ेंगे।
तो बेटर है कि आप एमबीबीएस के बाद ही आ जाए। और 3-4 साल बाद पता नहीं क्या सिचुएशन होगी यूके में, यहाँ पे कितना जॉब का क्या रहेगा। आज के दिन बहुत इजीली जॉब मिल जाता है और ट्रेनिंग काफी इजीली मिल जाती है कंपेयर टू एनी अदर कंट्री। तो अभी बेस्ट टाइम है आने का। 2-3 साल बाद क्या होगा, कंपटीशन हर जगह बढ़ने वाला है, मे बी यूके में कुछ ज्यादा ही बढ़ जाएगा, तो शायद बंद भी हो जाए, तो हमें कुछ भी नहीं पता। तो अगर आना है तो अभी आना है। एंड दूसरी बात ये नहीं सोचना है कि अगर एग्जाम नहीं निकली, फेल हो गए तो क्या होगा। आप एग्जाम वापस दे सकते हैं, एटलीस्ट आपको 1 साल पूरा वेट नहीं करना है। आपको अगली जो भी डेट मिलेगी आपको वो ले लेनी है। लैब 1 फेल हो गए तो मे बी 4 महीने बाद की आपको डेट मिल जाएगी, आप 4 महीने बाद एग्जाम दें और आगे आगे बढ़ते रहें। नीट पीजी अगर आप फेल होते हैं तो आपके पास एक ही अटेम्प्ट है, अगले साल तक वेट करना पड़ेगा। तो एक वो सिस्टम यहाँ का बेटर है। लेकिन कोई भी दुनिया में कोई भी एग्जाम आप देंगे, अगर आप फेल होते हैं, अगर आपने सोच लिया कि मुझे यहाँ जाना है, तो आपको फिर उसमें अटेम्प्ट देते रहना चाहिए, कहीं पे भी रुकना नहीं है। तो जो लोग नीट पीजी के लिए सोच के, काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि मतलब लैब को बैकअप रखना है या ऐसा करना है, मैं उन्हें ये बोलता हूँ कि अगर आपने सोच लिया है इंडिया में करना है तो आप पीछे मत हटो। फिर आप सोच लो 2 अटेम्प्ट लगे, 3 अटेम्प्ट लगे, लेकिन नीट पीजी निकालना है, तो आप उसी में रहो। जस्ट बिकॉज मैं यूके में हूं, मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि नहीं छोड़ के यहाँ आ जाओ, मैं ऐसा कभी नहीं बोलता। अगर आपने सोचा है कि इंडिया में ही रहना है तो आप उसको, अपने गोल्स को आप स्टिक टू योर गोल्स, दैट्स व्हाट आई से। आप उसको पकड़ के रखें एंड बार बार वो एग्जाम देते रहें। कहीं पे भी आप ये मत सोचिए कि शॉर्टकट ढूंढना शुरू करें, ये नहीं निकल रही तो ये दे देते हैं, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि ये वाली एग्जाम निकल जाएगी अगर ये नहीं निकली है तो एक चीज पकड़ लीजिए, यूके आना है तो सिर्फ यूके आना है, ये सोच के आना है। ओके, बिल्कुल। तो लगभग हमने सारे ही पॉइंट क्लियर कर लिए हैं आज की चीज़ों के बारे में। और आप अगर और भी कुछ जानना चाहते हैं कि मतलब यूके के बारे में और सारी चीज़ें, तो आप यूट्यूब पर जा सकते हैं, वहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं। डॉक्टर शीतांशु का जो यूट्यूब चैनल है उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उनके यूट्यूब चैनल पर भी जा सकते हैं। उनके इंस्टाग्राम हैंडल पर भी उन्होंने बहुत सारे IGTV सेक्शन में वीडियोस बना रखे हैं कि मतलब प्रोसेस में आपको और भी चीज़ें जो हेल्प कर सकती है पूरा प्रोसेस समझने के लिए। और इनके कुछ सेशन भी है वहाँ पर लाइव, जो इंग्लिश में आप देख सकते हैं वहाँ पर। तो और भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएगी। बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर शीतांशु, आपने मतलब इतने लंबे टाइम हमको दिया पूरा डिस्कशन करने के लिए, और सारी चीज़ें आपने बहुत अच्छे से हमको समझाई है। होप ये वीडियो बहुत ज़्यादा लोगों को अंडरस्टैंडिंग बनेगी, लोगों को समझ आएगा, लोग मोटिवेट होंगे। और आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल डॉक्टर दीपक को भी फॉलो कर सकते हैं, इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर दीपक।